क्यों एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर इतना पैसा खर्चा करते हैं? इट्स हैपनिंग एट अ स्केल कि हार्वर्ड के लोग इधर आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए कि कुंभ मेला में होता क्या है। कितना पैसा पता है? 15,000 करोड़ इज स्पेंट इन दिस महाकुंभ। इट्स वाइल्ड। इट्स वाइल्ड। प्रयाग एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल और बन गए, 4 नए नेशनल हाईवे बन गए। मतलब पहले 2 किलोमीटर में घाट था, अभी 12 किलोमीटर में घाट है। तो 3,000 करोड़ ही मेले पे खर्च हुआ है, टॉयलेट लगाने में, व्यवस्थाएं लगाने में, टेंट लगाने में, जो टेम्पररी है। बाकी सब तो इंस्टॉलेशन परमानेंट लग गया, वो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब शहर का टूरिज्म बढ़ जाएगा। जो तो प्रोजेक्शन स्टेट के लिए कितना रेवेन्यू क्रिएट करेगा ये? 2 से 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट करेगा। 40 करोड़ लोग आएंगे इस साल, वो एक ही जगह नहाते हैं, तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन, हाइजीन का इशू, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इसमें भी पूरे प्योरीफायर्स लगे हुए हैं लार्ज लेवल, हर 1-1 किलोमीटर में नदी को हम रिचार्ज करते हैं, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। योगी आदित्यनाथ जी का जो कुंभ है और एक जो अखिलेश यादव जी का कुंभ, क्या डिफरेंस है? अखिलेश यादव के पास 207 MLAs थे उस समय। उन्होंने कुंभ का प्रभारी बनाया आजम खान को। मेरा सेंस है इट्स फॉर हिज वोट बैंक। उसके लिए नॉन प्रैक्टिसिंग हिंदू को क्यों बनाएगा कोई? आज कौन लीड कर रहा है? नाथपंथी साधु योगी आदित्यनाथ उस कुंभ को लीड कर रहा है। बजट है 1,000 करोड़, बजट 15,000 करोड़। 7 करोड़ लोग आते थे, अब 40 से 50 करोड़ लोग आने वाले हैं। पर अगर एक स्टैम्पीड आ गया तो कितना लॉस हो सकता है? प्रभु की कृपा से भी, योगी जी के मैनेजमेंट से भी, मुझे लगता है स्टैम्पिड की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। कोई देख रहा है वो चाहता है कि यार मैं कम से कम में चले जाऊं, तो कितना खर्चा लगेगा? रहने के फ्री से लेकर 500 रुपए से लेकर हर तरह के जुगाड़। गवर्नमेंट ने 25,000 फ्री बेड्स बनाए। कुंभ में बोलते हैं कि अगर घूम गए तो फिर मिलोगे नहीं। करीब 2700 कैमरे हैं और उसको somebody is watching। वो सारे AI पावर्ड है। मतलब राज शमानी को मुझे 5 मिनट लगेंगे ढूंढने में। वाओ, डू यू थिंक इट्स सेफ फॉर वुमेन टू गो? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हेल्प करता है कि हम और भी बेहतर और इंसाइटफुल गेस्ट लेके आएँ आपके लिए। आज का हमारा पॉडकास्ट है कुंभ मेले के ऊपर। कुंभ मेला के बारे में इतनी सारी हाइप है, पर वो एक्चुअली होता क्यों है? किसे जाना चाहिए, किसे नहीं जाना चाहिए, कितने रुपए लगते हैं वहाँ जाने के लिए? कुंभ मेले से कंट्री की ग्रोथ में क्या फ़र्क पड़ेगा? हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड से लोग आके स्टडी क्यों कर रहे हैं? इतने सारे लोग एक जगह पहुँच के करते क्या हैं? कितने पैसे लगते हैं, कितने पैसे हमारे खर्च होते हैं एज अ टैक्स पेयर, कितना पैसा वहाँ पे जाके लोग कमाते हैं, और एज अ कंट्री ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरे इकोनॉमिक्स क्या है इसके, उन सब के बारे में बात करिए हमने। वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, अगर आपको जाना है तो आप सस्ते में कैसे जा सकते हैं, महंगे में कैसे जा सकते हैं, और जितनी माइन्यूट डिटेल्स हो सकती है सारी हमने कवर करी है कुंभ मेला के ऊपर। दिस इज कुंभ मेला 1-on-1 विद शांतनु गुप्ता जी। प्लीज़ वॉच दिस टिल दी एंड, क्योंकि ये हमारी कंट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन एंड बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में है। वेलकम बैक सर। ओके, हाउ आर यू? डूइंग गुड, डूइंग गुड। कैसे चल रहा है इस बार वापस? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई एक टॉपिक आता है इंडिया में जो इकोनॉमी, रिलीजियस सेंटिमेंट एंड कल्चरल के बीच का जो मिक्स होता है ना, उस टाइम पे मेरे को आपकी याद आती है। क्या बात है, क्या बात है। That's very sweetly said and profoundly said. Last time हम राम मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में मिले थे, Yes. right? And that content got such appreciation, I can't even imagine that. ये वाला भी और चलेगा। आई एम डेफिनेटली ऑप्टिमिस्ट एंड मैं बहुत श्योर हूँ। तो आज हम बात करेंगे कुंभ मेले के बारे में। कुंभ मेला इट्स हैपनिंग एट अ स्केल की पूरी दुनिया से लोग इधर आ रहे हैं। पूरी दुनिया से लोग हार्वर्ड के लोग इधर आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए कि कुंभ मेला में होता क्या है, अंदर क्या है, वो स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड से लोग आ रहे हैं, राइट, अराउंड द वर्ल्ड। इनफैक्ट फॉरेनर्स आ रहे हैं इधर टू जस्ट एक्सपीरियंस कि ये हो क्या रहा है। सो एकदम सिंपल बेसिक लैंग्वेज में बताओ, जिन लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने सिर्फ सुना है कि कुंभ मेला है, कोई चीज़ है जो होती है, ओके, जो समवन हु इज़ नॉट रिलीजियस, समवन हु इज़ जस्ट हर्ड दिस, राइट, क्या होता है कुंभ मेला, एकदम बेसिक से बताओ। देखिए राज, अगर हमारी जो पब्लिक मेमोरी है ना, उसमें कुंभ क्या है, बॉलीवुड से आता है कुंभ निकल के। कुंभ में 2 भाई खो गए थे, 2 बिछड़े हुए भाई है ना, एक वो कुंभ है। फिर जो थोड़ा सा नुआंस्ड है, वो कुंभ में नंग धड़ंग साधु घूमते हैं, कुंभ में सुल्फा पीने वाले साधु घूमते हैं। अरे योगी ने इतना बजट क्यों लगा दिया, ये एक हमारे जो मतलब दिमाग में घूम रहे हैं। कुंभ मतलब बहुत भीड़। हम किसी भी चीज़ को सोशल साइंस में डिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले शब्द से जाते हैं। व्हाट इज अ वर्ड? कुंभ। कुंभ मतलब घड़ा, एक मटका। तो क्या मटके मिल रहे हैं वहाँ पे? नहीं। तो उसका जो लोगो भी है उसमें कुंभ है ना। और हमारे यहाँ अगर आप देख कोई भी पूजा होती है तो उसमें कुंभ लगाते हैं ना, कुंभ लगाते हैं, नारियल लगाते हैं, तो वो कुंभ है। इसके पीछे पौराणिक स्टोरी है कि वो वहाँ क्यों होता है, उस समय क्यों होता है, उन 4 जगहों क्यों होता है। मुझे याद है मेरे कोई मित्र कह रहे हैं कि योगी जी को आप सजेशन देना सर, अयोध्या और काशी में भी कुंभ कराएं, है ना। तो मतलब इट्स नॉट अ थिंग कि कोई जैज फेस्टिवल है कहीं पे भी करा ले। उसकी एक पौराणिक स्टोरी है
देखिए हमारे यहाँ विष्णु के 10 अवतारों की परिकल्पना है। हम मत्स्य से शुरू हुए, कुर्म पे पहुँचे, वराह पे पहुँचे, वामन नरसिम्हा पहुँचे, वामन पे पहुँचे, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार संभल में खूब चर्चा है आजकल। जो दूसरे अवतार है कुर्म, उनकी ये स्टोरी है, पौराणिक विष्णु पुराण से आती है। हुआ क्या, देवताओं और असुरों में एक तरह का एक रस्साकशी हुई। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्रदेव और पूरा देवलोक एक तरह से दरिद्र हो गया। उनके सारे वैभव, उनकी लक्ष्मी जी, उनके ऐरावत सब चले गए। अब क्या करें, उनको कोई डबल डोज चाहिए। उनका भाई समुद्र मंथन करो, क्षीर सागर का मंथन करो। अब सागर का मंथन इज नॉट ईजी थिंग। मान लिया अब चर्न कैसे करेंगे, समुद्र है तो उसके लिए आपको मथनी चाहिए, एक चर्नर चाहिए, चर्न के लिए एक स्ट्रिंग चाहिए और लोग चाहिए और एक बेस चाहिए। तो ये कहाँ से आते हैं, समुद्र जो मंथन है वो मंदार पर्वत उसका मथनी बनी, द चर्नर बना। वो जो डोरी चाहिए थी वो जो शिवजी पहनते हैं ना, नागदेव वासुकी, वो उसके चर्नर बने। फिर नीचे बेस में कौन रहेगा इसके, ये सब कहाँ बैठेगा, उसके लिए विष्णु जी ने अवतार लिया कुर्म अवतार, जिसको कहते हैं टर्टल, कछुआ, बड़ा कछुआ, वो बैठे। अब 2 लोग करेंगे कौन, ये तो देवता तो रेडी थे, उनको पता था कि अमृत निकलेगा, इसमें से अमृत को पान करेंगे तब हमारी शक्तियाँ वापस आएंगी जो दुर्वासा ऋषि के श्राप से चली गई। भाई इसमें कॉप्ट करो राक्षसों को भी, असुरों को भी, कि इतनी सारे लोग कहाँ से आएंगे, तो उनको भी दे दिया, तुम्हें भी मिल जाएगा थोड़ा अमृत। तो दोनों ने शुरू करा। उसमें से फिर बहुत सारे रत्न निकले, 14 रत्न निकले उसमें से। बल्कि साइड में थोड़ा कुंभ में जाऊंगा, वो 14 रत्नों का एक बहुत सही डिजिटल म्यूजियम कुंभ में मला हुआ है। कि वो ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये मतलब आपको VR ग्लासेस से कुंभ में देखने को मिलेगी, फिर गोड़ू कुंभ, ठीक है। तो इसमें से रत्न निकले। सबसे पहले निकला हलाल। हलाल मतलब द पॉइजन ऑफ द पॉइजन्स। मतलब ऐसा कि हम तो गए थे अमृत लेने और निकल आया ये, तो उसको किसने पी लिया, शिव जी ने पी लिया। शिव जी का कंठ नील हो गया, जिसको हम नीलकंठ कहते हैं। तो बहुत सारी जो हमारी स्टोरीज है ना, विच वी नो हाफ बेक्ड, वो समुद्र मंथन से उनका ओरिजिन है। फिर लक्ष्मी जी वापस आई, ऐरावत वापस आए, बहुत सारी अप्सराएं आई, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली। पंचजन्य निकला, जो RSS की हिंदी मैगजीन, उसका नाम है पंचजन्य, वो निकला वहाँ से। जो कृष्ण जी का शंख भी था, जिससे उन्होंने महाभारत का युद्ध शुरू करा। उसके बाद धन्वंतरी आए, वो कुंभ लेके, वो कलश लेके। धन्वंतरी कौन है, द गॉड ऑफ आयुर्वेदा, ओके, जिन्होंने आयुर्वेद लिपिबद्ध किया। बल्कि धन्वंतरी को मोदी जी ने अब लोगों में भी लगा दिया आयुष मंत्रालय के, जो बहुत प्यारी बात है। जब वो लेके आए तो इट वाज नॉट सो सिंपल, क्योंकि आपने तो असुरों को भी कॉप्ट किया था, तो और वो तो अभी जीर्ण शीर्ण भी नहीं है, दे आर इन पावर, वो छीन के ले गए। तो जो आपने इतना सारी मेहनत करी वो तो वो छीन के ले गए। फिर विष्णु जी मोहिनी रूप धारण किया, उन्हें कॉप्ट करके फिर वापस लिया। ये जो छीना झपटी चल रही है कुंभ के लिए, कुंभ क्या है, जिसमें अमृत है, ओके, देन इट फेल इनटू 4 प्लेसेस। वो 4 प्लेसेस क्या है, जहाँ जहाँ कुंभ होता है, और वहाँ की भी नदियों में गिरा राज। तभी आपने देखा होगा कुंभ में किसी मंदिर के दर्शन का प्रावधान नहीं है, डुबकी लेने का प्रावधान है उस नदी में जो उस जगह की है। तो कहाँ से शुरू होता है, हम अगर नॉर्थ से शुरू करें, उत्तराखंड में हरिद्वार में गंगा नदी में गिरा। तो एक थोड़ा सा अमृत वहाँ गिर गया, वहाँ थोड़ा अमृत उस कलश का वहाँ गिर गया। दूसरा फिर हम नीचे आते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश में, प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम था, तभी हम संगम में स्नान कहते हैं, वो प्रयाग में गिरा। फिर थोड़ा नीचे आते हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरा। फिर आप अभी महाराष्ट्र में शूट कर रहे हैं, फिर त्र्यंबकेश्वर, जिसे नासिक बोलते हैं, वहाँ पे गोदावरी नदी में गिरा। तो इन 4 स्थानों पे कुंभ होते हैं और एक पर्टिकुलर अवधि में होते हैं, जब बृहस्पति की जुपिटर की एक खास दशा होती है। वो सूर्य के अराउंड 12 साल में चक्कर लगाता है, उसकी एक खास दशा होती है तो प्रयाग में होता है, उसकी एक खास दशा होती है तो उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में होता है। और क्या ब्रिलियंट बात है राज ये कि अभी तो चलो जोगी बाबा का कुंभ है, खूब मीडिया प्रचार है, एयरपोर्ट पे भी कुंभ का ऐड लगा है, मेरे अपार्टमेंट के बाहर जाता हूँ तब भी लगा है उत्तर प्रदेश में। आज से हजारों सालों पहले, ये तो इसका तो ऋग्वेद में वर्णन है, आदि शंकराचार्य इसका वर्णन करते हैं। तब कैसे हजारों लोग पहुंच जाते थे, तब कैसे साधु पहुंच जाते थे। मीनिंग वी वर सो अमेजिंग इन आवर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। हमारे लिए बड़ी कोई कॉमन सी बात थी, हमें मतलब पंचांग पढ़ना वाज लाइक अ डेली थिंग फॉर अस, राइट। उसके मतलब नक्षत्रों की क्या स्थिति है, और ऐसा भी नहीं कि रोज आ रहा है कि मुझे याद रहेगा 6 साल में आ रहा है, 12 साल में आ रहा है। ये तो 12 कुंभ, जब 12 साल वाले 12 कुंभ आते हैं 144 ईयर्स में, वो वाला कुंभ है महाकुंभ। मतलब हमारी 2-3 जनरेशन पीछे, हमारी 2-3 जनरेशन आगे, वो भी नहीं देख पाएंगे इसको। तो दैट्स व्हाई वेरी यूनिकली प्लेस्ड। तो तब से हम उस एस्ट्रोनॉमी को, उस एस्ट्रोलॉजी को उतना यूनिकली फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ जाती है। तो ये कहते हैं कि ना कुछ साधुओं से शुरू हुआ है, फिर उसको अलग अलग रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने बड़ा करा। कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 600 AD में राजा हर्षवर्धन हुए, उन्होंने उसको पॉपुलराइज कर, जैसे आज योगी आदित्यनाथ पॉपुलराइज कर रहे हैं। आज से 50 साल 100 साल बाद आई एम श्योर इसको डॉक्यूमेंट करके कोई पढ़ेगा कि कैसे छोटे छोटे कुंभ को इतना बड़ा कर दिया किसी ने। तो राजा हर्षवर्धन ने इसको पॉपुलराइज करा।
आदि शंकराचार्य ने, जिन्होंने बेसिकली भारत को अखंड करा, उसी अखंड से अखाड़ा आता है, हम आएंगे जो अखाड़े के साधु होते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये बहुत सुंदर बात है कि हर साधु, हर ऋषि एक तरह का साइंटिस्ट है राज। कोई योग पे, आपने अभी बाबा रामदेव को बहुत सुंदर, बीच में मैं आपको साइड नोट में उसके लिए कांग्रेचुलेशन, दैट्स वन ऑफ द योर बेस्ट वन ना, जिस तरह से आप योगा भी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था यू आर प्रो वेरी प्रो योगी, बहुत प्यारा था वो। तो कोई योग पे नया रिसर्च कर रहा है, कोई वेदों पे नई रिसर्च कर रहा है, कोई उपनिषद पे कर रहा है, कोई आयुर्वेद पे कर रहा है। तो ये सारी रिसर्च की नॉलेज शेयरिंग कुंभ पे आके करेंगे सब लोग। इट्स ए ग्रैंड कॉन्क्लेव है, जैसे आप लोगों ने किया था ना पॉडकास्टर्स कॉन्क्लेव प्राइम मिनिस्टर के साथ, इसे ग्रैंड कॉन्क्लेव, सब देख रहे हैं भाई क्या क्या नई टेक्निक्स आई हैं हर चीज़ की। और ये पहले आपस में मंथन करके किससे शेयर कर रहे हैं? गृहस्थ लोगों से, फैमिली लोगों से, उनकी लाइफ में तो जाना है, साधु तो अपना जीवन जी रहा है। सो इट्स ए ग्रैंड कॉन्ग्लोमरेशन, ऐसा आदि शंकराचार्य ने उसको बना दिया। तो वो उसको पॉपुलर भी कर दिया कि भाई यहाँ पे आगे तो कुछ मिलेगा। एक तो वो उसकी साइंटिफिक रीजन है कि उस दशा में नदी में एक ऐसी स्थिति होती है कि वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें अमृत गिरा था। उसकी पौराणिक वैल्यू कि आपको पुण्य मिलेगा। जैसे आपने देखा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का स्लोगन है, आओ हम सबके पुण्य फलें, हम सब मिलकर कुंभ चले, मतलब उसमें पुण्य की एक फीलिंग है। हमारे यहाँ कर्म की थोड़ी चलती है, भाई इस जन्म का जो कर्म है वो अगले जन्म में फिर कैरी ऑन होता है आपका। तो हर दशा से वो लोगों को ये पब्लिक नॉलेज थी, गुरु परंपरा चलती थी, सब किसी न किसी संत को, किसी लोकल गॉड को मानते थे, तो ये पब्लिक नॉलेज थी। तो हजारों लाखों लोग पहुंच जाते थे वहाँ पे फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो एक लेवल आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब कुंभ मेले में नहाने से होता क्या है? क्यों वहाँ जाके सब लोग नहाते हैं? आई गॉट द स्टोरी कि उस टाइम पर अमृत गिरा था, तो इसलिए उसको माना जाता है कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे या पुण्य आप कमाओगे उधर जाके। बिल्कुल राइट। आज क्या होता है? हाँ, देखिए 3 या 4 लेवल पे इसको फिर बात करेंगे ना। देखो ये ना तभी एक लंबी चर्चा में समझाया जा सकता है। इंडियन फिलॉसफी, इंडियन दर्शन ना मल्टी लेयर्ड है, तभी आप उसको ना इसलिए इतना इजी नहीं है कि एक बुक से समझ लो, एक गॉड से समझ लो। दैट्स वाई इट नीड एक्सप्लेनेशन। तो पहले स्तर पे बिल्कुल जो पौराणिक स्टोरी है कि यहाँ पे अमृत गिरा था, विष्णु जी के समय अमृत गिरा था, तो इसमें एक अमृत तत्व है, ठीक है। फिर आदि शंकराचार्य ने उसको ज्ञान कुंभ बना दिया कि यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है, आप आएंगे, आपको प्रवचन सुनेंगे, आप यू विल गो विद द नॉलेज पार्टिकल, नॉलेज एसेंस। फिर जो इतने सारे अखाड़े हैं, जो 13 अखाड़े हैं, उनके साधु हैं, और जो इतने सारे संत आए जो अपना अपना तप कर रहे हैं, वो जब आपको जब स्नान होता है, जो जिनको शाही स्नान बोलते थे, अब उसको अमृत स्नान बोलने लगे, वो भी नाम चेंज हो गया। वो मुगल काल से नाम आया था शाही स्नान, पेशवाई का नाम हो गया छावनी प्रवेश, और शाही स्नान का नाम हो गया अमृत स्नान। तो जब अमृत स्नान सुबह सबसे पहले जूना अखाड़े का समय लगेगा, फिर नुरमी अखाड़े का समय लगेगा, जो 13 अखाड़ों का समय लगेगा, फिर और साधु संत आएंगे, तो उनका जो दिव्य तत्व है वो भी पानी में आ गया है, उसको भी आप रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि जो गृहस्थ लोग हैं वो तो फिर 7 बजे 8 बजे नहाना शुरू करते हैं। उस समय ये भी डिस्क्रिप्शंस हैं कि जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं उसमें जो नदी के एलिमेंट हैं वो इस समय अपने बेस्ट फॉर्म में है। तो चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे साधुओं का जो दिव्यत्व है वो आ गया हो, चाहे अमृतकाल की स्टोरी हो, और इतने सारी पॉजिटिविटी के साथ लोग आ रहे हैं। अगर आप बिल्कुल आपको छोड़ दो, आपके कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कौन आदि शंकराचार्य, कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको कि वो दिव्यता, वो तो आदमी कहे तो हाइजीन, यार इतने सारे लोग आ रहे हैं तो हाइजीनिकली पानी ही खराब हो गया। वो अलग बात है कि योगी सरकार ने उसमें ही प्योरीफायर लगा रखे, है ना। तो जब इतने सारे लोग एक पॉजिटिव एनर्जी से आते हैं किसी का, है ना, वो तो नॉर्मल सबको समझ में आती है कि अगर मैं आपको यहाँ खड़ा कर दूँ, यहाँ 5 लोग रो रहे हों, उनके घर में कुछ गरबा हो गया, वहाँ खड़े हो जाओ, वर्सेस एक सुपर एनर्जी की जगह खड़े जाओ। इट हैज़ अ बहुत डिफरेंट वाइब्रेशन है ना। जिसको आप एक मेडिटेशन करके आओ, आप मान लिया मंदिर आपको जाना नहीं अच्छा लगता, आप कहीं पे मेडिटेशन करके आओ, अच्छी जगह, अच्छी म्यूजिक, लाइट म्यूजिक में निकल के आओ, आपको अच्छा लगेगा। इतने सारे पॉजिटिव लोग जब जा रहे हैं वहाँ पे, उस पॉजिटिव एनर्जी को लेके आ जाओ। बल्कि मैं तो पता है कैसे सोचता हूँ कि इट्स लाइक अ नेशनल रिचार्ज ऑफ इंडिया। ये 40 करोड़ लोग जा रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये अपनी फैमिली में जाएंगे, ये अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने शहर में, अपने टाउन में जाएंगे, और ये पॉजिटिव वाइब लेके पहुँचेंगे, कहानियाँ लेके पहुँचेंगे। मतलब ऑलमोस्ट बिटवीन अर्ध कुंभ एंड कुंभ राज, हर 3-4 साल में कोई कुंभ होता है। फिर नासिक कुंभ आ जाएगा अभी 26 में। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत प्यारी नेशनल रिचार्ज पॉलिसी है भारत की, जिससे एक नेशनल कॉन्शियसनेस, नेशनल डिविनिटी भारत की ऊपर हो जाती है। मेरे को इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करो इसका, एंड देन मैं डेप्थ में जाऊंगा आपके साथ बहुत सारी चीज़ें कि जो होती है, जो मैंने सुनी है कुंभ में, उसके बारे में। बट पहले इकोनॉमिक्स समझते हैं। क्यों एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर इतना पैसा खर्च करें, इतना पैसा खर्चा करते हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते हैं, इतनी चीज़ें? कितना पैसा पता है? 15,000 करोड़ इज स्पेंट इन दिस महाकुंभ।
एक इवेंट के कितने दिन के लिए? 45 days 45 डेज के लिए 15,000 करोड़ एक This is स्टेट a का massive पैसा। amount. इट्स वाइल्ड, It's wild. इट्स ऑलमोस्ट 2 बिलियन। लेकिन अभी 2 मिनट में ये आपको ठीक लगने लगेगा, आप खुद ही कहेंगे हाँ ये तो ठीक है, ठीक है, इसको तो चलो 15,000 करोड़ कुंभ पे क्यों खर्च? नहीं, पहले का 15,000 गए कहाँ मतलब कहाँ खर्च हो गए? देखिए नहीं, पहले तो क्यों खर्चा होता है और फिर हुए कहाँ? हाँ वो भी कहाँ, वो दोनों आंसर इंटरमिंगल्ड। ठीक है, 2000 कुंभ तो हो रहा है, जब अखिलेश यादव थे तब भी कुंभ हुआ, 2013 में कुंभ हुआ, बड़ा कुंभ हुआ, हाँ पूर्ण कुंभ था वो भी, तब 1,000 करोड़ का बजट था। मैं कंपैरिजन में पता लगा ना भाई, ऐसा नहीं था कि बजट तो तब भी था, 1,000 करोड़ इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल अमाउंट, लेकिन वो 1,000 करोड़ से भी 15,000 जोगी बाबा ने 15,000 करोड़ कर दिया। उसमें 7,500 करोड़ मोदी जी का, 7,500 करोड़ योगी जी का, मतलब हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट। अब इसका सबसे पहला फैक्ट सुन के ही आप धराशायी हो जाएंगे। वो क्या है, इसमें 80%, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें 80% परमानेंट इंस्टॉलेशंस हैं। मतलब प्रयाग एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल और बन गए, 4 नए नेशनल हाईवे बन गए, 2 नए एक्सप्रेसवे बन गए, है ना। जो घाट हैं वो पक्के घाट हो गए, मतलब पहले 2 किलोमीटर में घाट था, अभी 12 किलोमीटर में घाट है। जो आप कहते हैं ना इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ आपको नहीं दिखेगी, वो तो योगी बाबा के ड्रोन को दिख रही है इतनी भीड़ केवल, है ना। आप तो अपने 1 किलोमीटर में है ना, तो वो जो पूरी भीड़ है जो 1 करोड़ की एक दिन आएगी, वो 12 किलोमीटर में स्ट्रेच हो चुकी है। ये क्राउड मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि क्राउड को डाइवर्ट कर दो, एक ही जगह पे चौक पॉइंट मत बनाओ। तो 12 किलोमीटर के बड़े बड़े घाट हो गए, वहाँ का सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ के घाट, वहाँ के ब्यूटिफिकेशन, वहाँ के चौराहे। मतलब कल मेरी अर्बन सेक्रेटरी अमृत जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो प्रयाग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट टॉप 10-20 सिटीज़ में आ जाएगा इसके बाद, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। देखिए प्रयाग की पॉपुलेशन आज कितनी है, 20-30 लाख, उसमें 50 करोड़ लोग आगे चले जाएंगे। तो कैन यू इमेजिन, जो मैंने 30 लाख के लिए बनाया है, आपका ये ऑफिस है, इसमें 25 लोग बैठते हैं, इसमें कल 400 लोग बैठा दूँ, 1000 लोग बैठा दूँ, तो नहीं झेल पाएगा ना ऑफिस, है ना। उसका टॉयलेट नहीं झेल पाएगा, उसकी लाइट नहीं झेल पाएगी, लोगों को गर्मी सर्दी लगने लगेगी, राइट। तो जो जगह 30 लाख लोगों के लिए बनी है, वहाँ 40 करोड़ लोग आगे चले गए और गवर्नमेंट ने उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करी, तो उससे उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अप हो गया। तो 80% इसका आप निकाल दो, कैलकुलेशन करते हैं 15,000 का 20% कितना होता है, 3,000 करोड़। तो 3,000 करोड़ ही मेले पे खर्च हुआ है। मेले पे मतलब टॉयलेट लगाने में, व्यवस्थाएं लगाने में, टेंट लगाने में, जो टेम्पररी है, ठीक है, जो इवेंट आपने वो इवेंट, बाकी सब तो इंस्टॉलेशन परमानेंट लग गया, वो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अब हो गया। अब शहर का टूरिज्म बढ़ जाएगा जनरली भी, क्योंकि शहर अप हो गया, वहाँ पे फ्लाइट ईजी है, वहाँ पे ट्रेन ईजी है, वहाँ पे रोड ईजी है, वहाँ पे इतने सारे इंस्टॉलेशंस हो गए हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लग गई हैं, मतलब इट्स लाइक अप डाउन नाउ, राइट। तो अब वो 3,000 करोड़ हो गया, पहले तो 15,000 से हम 3,000 पे आ गए। पिछली बार भी यही हो रहा था, अरे मोदी ने, योगी ने 4,000 करोड़ कर दिया। 2019 में अर्थ कुंभ था, तो योगी ने 4-4,500, बल्कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, वो रील पता नहीं किसने चला दी, फिर से वायरल हो रही है वो। इस 4,000 करोड़ का हल्ला हुआ जब कुंभ खत्म हुआ, जब तक तो CII की रिपोर्ट आई, उन्होंने अपने रिसर्चर भेजे हुए थे, भाई इसने तो 1 लाख 1.25 लाख करोड़ की इकॉनमी जनरेट कर दी इस 4,000 करोड़ ने, और उसकी कोई बड़ी खतरनाक कैलकुलेशन भी नहीं है। अभी योगी जी अयोध्या के लिए कोई इंटरव्यू दे रहे थे, आपको पता है ये पहला कुंभ है जो राम मंदिर बनने के बाद आया है, तो राम मंदिर का जो 1 साल है वो भी हो गया, उसके लिए कोई इंटरव्यू अयोध्या में दे रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर, जिसका हमने पॉडकास्ट किया था, राम मंदिर बनने से पहले 2-3 लाख लोग साल के आते थे, श्रद्धालु आते थे। श्रद्धालु और टूरिस्ट श्रद्धालु में भी मैं आपको डिफरेंस एक बार एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो श्रद्धालु आते थे, अभी वहाँ इस साल कितने लोग आए, 24 में 16 करोड़ लोग, मतलब 2 लाख 16, मतलब मैं गैप भी, मतलब पाई चार्ट बनाऊँ तो बहुत ग्राफ्स बनाऊँ तो बहुत ऊंचा हो जाएगा। 16 करोड़ लोग, BHU की स्टडी है, बहुत सारी स्टडी हैं, बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति भी आता है तो वो 3 से 5,000 रुपये खर्च करता है डोर टू डोर। वो बस से आता है, वो ऑटो से आता है, वो अंदर ई रिक्शा यूज़ करता है, वो कलावे खरीदता है, वो पानी खरीदता है, वो कुछ खाना खाता है, वो घर के लिए मिठाई लेके जाता है, मूर्ति लेके जाता है, कुछ पटका खरीदता है, थैला खरीदता है, वो जो गंगा जल इकट्ठा करने का पीपा खरीदता है, वो 3 से 5,000 करोड़ खर्च करता है। 3,000 से 5,000 रुपये खर्च करता है। 16 करोड़ लोगों ने खर्च करे उतने पैसे। उसमें फिर बड़े बड़े लोग भी हैं जो 5 स्टार होटल बन गए हैं, वहाँ पे रहते हैं, टैक्सी से आते हैं, एयरपोर्ट से आते हैं, तो उसने कम से कम 50,000 से 80,000 करोड़ की इकॉनमी अयोध्या के लिए जनरेट कर दी। तो सिमिलरली ये 45 आपको कुछ नहीं करना है, 3 से 5,000 से एवरेज बिल्कुल मिनिमम से कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्यों आई है। फिर उसमें आपको उसमें हायर फ्लायर भी है वहाँ पर। अभी हम कैसे वहाँ रहेंगे, बल्कि हम लोग को जो, देखिए हम लोग इसे आज रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी भी ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा है, तो अभी भी अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो अभी भी आप, यू आर नॉट टू लेट, राइट। तो आप वहाँ पे फ्री में रह सकते हैं, 500 से 2,000 रुपये की डॉर्मेट्री में रह सकते हैं, और 40-50 हज़ार रुपये पर डे की लग्जरी जर्मन कॉटेज में भी रह सकते हैं। तो वो भी खर्च कर रहे हैं और सारी बुकड हैं, मतलब मौनी अमावस्या के दिन 2 लाख कॉटेजेस सब बुकड हैं। तो इसका पैसा कोई दे रहा है ना, कोई तमिलनाडु से, कोई कैलिफोर्निया से, कोई लंदन से, कोई दिल्ली से उसका पैसा दे रहा है। इसमें एक चाय वाला भी पैसे कमा रहा है, एक फूल वाला भी पैसे कमा रहा है, खाने वाले जो खाना खिला रहे हैं वो भी पैसे कमा रहे हैं,
और एक लग्जरी टेंट वाला भी पैसे कमा रहा है। मतलब फूल 8,000 करोड़ का बिक रहा है वहाँ पे। फूल की इकॉनमी है, सिर्फ 1700 करोड़ की फूड की इकॉनमी है 45 दिन की। उसमें चाय छोले से लेकर जो लग्जरी खाना है वो भी, जो कुजीन फूड है वो भी है। तो इट्स जस्ट जो आप लोग तो बोलते हैं इट्स अ नंबर गेम, इट्स अ वॉल्यूम गेम। तो 15,000 करोड़ पे वापस आते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट किया, क्या कहाँ पे खर्चे हुए? 3,000 करोड़ का खर्चा हुआ है और बाकी के 12,000 करोड़ तो अरेंजमेंट में है। ठीक है कि भाई जैसे पहले 3,000 पे आते हैं। 3,000 अरेंजमेंट में जैसे क्या होता है, प्रयाग कुंभ के साथ एक बड़ी टिपिकल चीज़ है, नदी का एक्सपेंस बहुत बड़ा है और नदी ना मैंडर करती हुई नदी है वो। हाँ, गंगा जमुना का, सरस्वती तो वहाँ से विलुप्त हुई है। तो वो कौन सा बैंक छोड़ेगी राज, वो हमें 4-5 महीने पहले ही पता लगता है। और बैंक पे तो बहुत सारे टेंट लगने हैं। तो आप देखेंगे ना, जो मट्टी होगी बड़ी पोली पोली होगी। आप गूगल में देखेंगे, अब तो खैर योगी सरकार ने टाइप कर लिया है। पिछली बार वहाँ पे नदी आती थी, मतलब आप जहाँ चल रहे हैं वहाँ नदी थी 4 महीने पहले, क्योंकि नदी थी वहाँ पे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आयरन शीट बिछा देती है, मोटी मोटी आयरन शीट बिछा देती है, ऐसा ना। तो उस पर व्हीकल चलता है। तो जहाँ पे नदी थी, और नदी आ जाएगी 4-5 महीने बाद, तो और ऐसी आयरन शीट सी बिछी हुई है, मतलब किलोमीटर्स और किलोमीटर्स में, मतलब 400 हेक्टेयर मेला एरिया है। प्रयाग अलग है, ये अलग है। मतलब उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस 45 डिस्ट्रिक्ट में 76 डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसको डिस्ट्रिक्ट की तरह ट्रीट करा जाता है। इसका अपना डीएम, अपना एसपी, अपनी पूरा प्रशासन होता है इसका अपना सीएमओ, इसका अपना, ये पूरा एक शहर है ना अपना। क्योंकि इसमें यार, उसमें 20 लाख लोग हैं, इसमें 1 करोड़ लोग आ जाए, तो ये तो उससे अपने होस्ट स्टेट से बड़ा हो गया, अपने होस्ट डिस्ट्रिक्ट से बड़ा हो गया। तो ये आयरन शीट बिछाई जा रही है। पैंटून ब्रिज बनाया जाता है, कम से कम 30 पैंटून ब्रिज है। पैंटून ब्रिज क्या होता है, एक कैप्सूल साइज का बड़ा आयरन स्ट्रक्चर और उसके ऊपर फिर ये आयरन की शीट्स, जो टेम्पररी बना। ब्रिज जिस पे कार चल रही है, जिस पे ऑटो चल रहा है, जिसमें लोग चल रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग नदी कैसे पार करेंगे, नाव में तो पार करेंगे नहीं सारे लोग। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टेंट लगते हैं, इतने सारे लोग आएंगे तो टॉयलेट जाना होगा, तो 1.5 लाख टॉयलेट, उनको साफ करने के लिए 15,000 लोग, 10,000 लोग शहर में छोड़े हुए हैं। और देखो कितनी सेंसिटिव बात है, इन 15,000 लोग अधिकतर ना, ये क्या होता है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही आ जाते हैं। कम से कम 15,000, मतलब 25,000 लोग आए तो 3-4 बच्चे हैं उनके लिए योगी सरकार ने टेम्पररी स्कूल खोल दिए वहाँ पे, कि वो ऐसे ना फिरते नहीं बेचारे, उनके लिए टेम्पररी स्कूल। तो उस लेवल तक की मेटिकुलस प्लानिंग है। फिर ये जो घाट है, वो कैसे, जहाँ पे डेवलप्ड घाट है वहाँ तो डेवलप्ड घाट है, नहीं तो कुछ टेम्पररी घाट बना दिए सैंडबैग से। जो बोट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं, बोट्स को पेंट कर दिया है, बहुत सारे सुंदर सुंदर इंस्टॉलेशंस कर दिए हैं। तो ये तो है घाट की। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम्स कर दिए हैं, कि आप जब नहा के आएंगे तो आपको कपड़े बदलने, मतलब बिल्कुल जो छोटी चीज़ है। और मुझे पता है क्यों लगता है कि इतनी छोटी चीज़ योगी इतना नोटिस कैसे कर पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 22 साल में संन्यास ले लिया था, नाउ इज 53। वो तो इन कुंभों में तब से आ रहे हैं अपने गुरु महंत अविनाथ के साथ। ही इज कमिंग एज ए 22-year-old यंग साधु। उन्होंने तो 4 कुंभ कई बार देख लिए हैं, और जब आप जाते हैं तो ही इज़ ए वेरी ऑब्जर्वेंट गाय, है ना। तो बल्कि ये जो बच्चे वाला बताया उन्होंने, ऐसी जगह इतने बच्चे, ये कुछ देखने जा रहे थे, इतने बच्चे क्यों घूम रहे हैं यहाँ पे, ये सर उनके काम वालों के बच्चे, इनके लिए स्कूल बनाइए। ऐसे शुरू हुआ है, मतलब जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, जो शायद अधिकारी को भी नोटिस हो सकता है, लेकिन अधिकारी बिल्कुल फोकस में था कि मैं ब्रिज बनाऊंगा, मैं वो जो एयरपोर्ट का टर्मिनल बनाऊंगा। उन्होंने कहा वो तो बनाऊंगा मैं, लेकिन बच्चे जो हैं इनके लिए भी मैं स्कूल बनाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बना है। प्रयाग में एयरपोर्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर था, हफ्ते में एक फ्लाइट चलती थी। अब प्रयाग की मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट है ना, चेन्नई से डायरेक्ट फ्लाइट है, हैदराबाद से आप सीधे कनेक्टिंग फ्लाइट से जा सकते हैं। उसके बड़े बड़े टर्मिनल बना दिए, तो उसका टर्मिनल एक्सपेंशन। एविएशन, जब आप ज़्यादा फ्लाइट आते हैं तो आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी उसी तरह से मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें आपका पैसा लगा। आप प्रयाग देखिए, ईस्टर्न यूपी में आता है प्रयाग, हमारी हाई कोर्ट भी है, हमारी यूपी की हाई कोर्ट जो है वो प्रयाग में लगती है, इलाहाबाद में लगती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ही बोलते हैं उसको। तो बल्कि ये बड़ी डिमांड रहती है वेस्टर्न यूपी की, भाई हमें वेस्ट से अपने हाई कोर्ट जाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक बेंच लखनऊ में भी है, तो लेकिन अब वहाँ पे गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, वो भी ओपन हो जाएगा। लेकिन और जगह से कनेक्टिंग नेशनल हाईवेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, और जो लोकल स्टेट हाईवेज हैं, उनका सुधार हुआ कि वहाँ पे आदमी तुरंत गति से पहुँच पाए। क्योंकि हर आदमी तो प्रयाग में लैंड कर नहीं पाएगा, कोई काशी में लैंड करेगा, कोई अयोध्या में लैंड करेगा, कोई लखनऊ में लैंड, ये सारी जगह 3-4 घंटे दूर है सारी। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। जब इतने सारे लोग आएंगे तो सीवेज मैनेजमेंट अलग लेवल, क्योंकि शहर में भी तो बहुत लोग बढ़ जाएंगे, होटलों में भी तो हर आदमी मेला सिटी में नहीं रहता है। और रिलेटिव, जो जिसका भी रिलेटिव प्रयाग में है, वो उसके रिलेटिव वहाँ पहुँच ही गए हैं। मतलब मान लिया प्रयाग की अपनी पॉपुलेशन 20 लाख है, तो वो तो 60-70 लाख हो ही गई है। सबके 4-4, 5-5 लोग आ गए, वो तो अच्छा है। सोचो आपका रिलेटिव प्रयाग में हुआ, आपकी एकदम से एफिनिटी बढ़ जाएगी, जाने यार वो मौसी रहती हैं, चले ही जाओ, है ना। तो वो फैसिलिटी, तो वो सीवेज जो जनरेट करेंगे, तो सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल एडवांस लेवल का हो गया। स्ट्रीट लाइटिंग एडवांस लेवल की हो गई पूरी। जो चौराहे होते हैं, एक शहर में कम से कम 100-200 चौराहे होते हैं, सारे चौराहे ब्यूटीफाई, मतलब कोई इंस्टॉलेशन लगा दी हर चौराहे पे। तो आप मतलब देखिए, शहर केवल सीवेज मैनेजमेंट और स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है, शहर सर सुंदर भी लगना चाहिए ना, पीली भी लगना चाहिए। एक पेंट माई सिटी कैंपेन है,
पूरे शहर की हज़ारों स्क्वायर फीट वॉल्स पे बड़े बड़े म्यूरल बना दिए, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे म्यूरल बनाए। कहीं अमिताभ बच्चन बने, कहीं हरिवंश राय बच्चन बने, कहीं महादेव वर्मा बने, ये सारे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, सारे प्रयाग के लोग हैं, सारे इलाहाबाद के लोग हैं, सारे उनके बड़े बड़े, मतलब 4 फ्लोर की बिल्डिंग पे हरिवंश राय बच्चन बने। तो सिटी को बिल्कुल एक मॉडर्न सिटी की तरह बना दिया। तो जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं, जो लाइटिंग, जो स्ट्रीट लाइटिंग, जो अर्बन मैनेजमेंट से, उन सब पे खर्च हुआ है पैसा। तभी मैंने कहा कि 80% पैसा उस पर खर्च हुआ है, और तो एलिवेट हो गया। और जो कनेक्टिंग रोड, जो आसपास के जो बड़े 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे मैं कैसे पहुंचूं, मतलब कहीं से मैं चौक ना हो कि आदमी ने लखनऊ होते हुए आना पड़ेगा आपको, तो आपको यही होते हुए आना, तो सारा ट्रैफिक लखनऊ डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं, आप जहाँ से हैं उसी आर्टरी से आप चले आए, तो इसलिए उस पर खर्च हुआ है पैसा। एंड जब कुंभ में लोग आते हैं, इतने लोग 40 करोड़ लोग आएंगे इस साल, गिवन डे, जैसे अभी हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 बड़े स्नान हो चुके हैं, 5 करोड़ लोग आके जा चुके हैं, मतलब इस 40-45 के 5 करोड़ लोग बिल्कुल हो चुके, सुगमता से आके जा चुके हैं। तो जब इतने लोग आते हैं और वो एक ही जगह नहाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा हाइजीन का इशू, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे? देखिए, पहले जब ये घाट होता था, जो डेवलप्ड घाट होता था, नदी का घाट तो है ही, नेचुरल घाट तो है ही, लेकिन मैं जंगल से होता तो नदी पहुंचूंगा नहीं। मैं तो जहाँ डेवलप्ड घाट है, जहाँ सीढ़ी लगी है, जहाँ सैंडबैग्स लगे हैं, जहाँ कुछ तट बना है, जहाँ से मैं सड़क के थ्रू जा सकता हूँ, वहीं से जाऊँगा। पहले ये 2-3 किलोमीटर का घाट होता था। जोगी बाबा की सरकार ने इसको 12 किलोमीटर का घाट कर दिया। तो अब 1 करोड़ लोग 1 किलोमीटर में, या 1 करोड़ लोग 12 किलोमीटर में। और इसमें भी बहुत स्मार्टली क्या करा है, 4-5 फैसिलिटी चाहिए होती हैं। आप आते हैं तो आपको पार्किंग चाहिए होती है, आपको ई रिक्शा लोकल चलने के लिए कुछ चाहिए होता है, आपको टेंट, कैंप, खाने की व्यवस्था चाहिए होती है, आपको सेल्फी पॉइंट चाहिए होता है। मान लिया अभी प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर एक बार जा चुके हैं कुंभ में, मतलब जब कुंभ शुरू नहीं हुआ था, प्रयाग गए थे अभी 15 दिन पहले, एक तरह से मतलब तैयारियां देखने। अभी वो स्नान करने जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर की फोटो आएगी, वो कहीं किसी सुंदर जगह आई लव प्रयागराज, आई लव कुंभ पे लगाएंगे। जनता को मुझे तो वहीं फोटो खिंचाना है, तो वो वैसा इमिटेशन हर आधे किलोमीटर में किया हुआ है। इसे चौक, बेसिकली द लॉजिक इज चौक पॉइंट ना बने। तो ये नदी में भी 12 किलोमीटर में नहा रहे हैं, राइट। और इसमें भी पूरे प्योरीफायर्स लगे हुए हैं दोनों साइड, लार्ज लेवल। उसके फोटोज डाले, आज ही सरकार ने फोटो डाले, उसके लार्ज लेवल प्योरीफायर लगे हुए हैं कि हर स्तर पे, हर 1-1 किलोमीटर में नदी को हम रिचार्ज करते रहे। तो नदी को, देखिए आजकल तो इंजीनियरिंग वाइज तो चीज़ें तो अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने कोई नया प्योरीफिकेशन सिस्टम इन्वेंट कर दिया, लेकिन सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको बजट एलोकेट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड जब इतने लोग आएंगे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, एक सिटी में इतने सारे लोग आएंगे, जैसे ही ये फेस्टिवल खत्म होगा, इकोनॉमी तो कोलैप्स हो जाएगी उधर। इकोनॉमी कोलैप्स नहीं होगी। एक तो क्यों नहीं, मतलब अगर 20-30 लाख लोग हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो 40 करोड़ लोगों के लिए, वो इनका इन्फ्लक्स होगा, उस टाइम पे बहुत पैसे बनेंगे, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें होंगी इन 45 दिन में, फिर खत्म एकदम से, फिर इतने लोग थोड़ी जाएंगे। देखिए जो भी हाई ऑक्टेन चीज़ होती है उसमें तो ज़्यादा पैसा बनता ही है ना। अब दिलजीत दोसांझ का शो होगा या ब्रांडन का शो होगा, तो उस समय जो पैसा कमाएगा जो भी इंस्टीट्यूशन, आसपास के लोग, वो तो वेंडर, वो हर समय तो नहीं कमाएंगे, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उतना पैसा। लेकिन जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अप हो गया, उससे वो प्रयाग की जो महत्ता है वो तो पहले से हमारे पुराणों में। प्रयाग में संगम में हर माघ मेले में लाखों लोग तो ऐसे आते हैं। ये जो माघ की दशा बनती है हर जनवरी में बनती है। 6 साल में ये दशा और उत्तम होकर अर्धकुंभ बनता है, 12 साल में ये दशा और उत्तम होकर कुंभ होता है और पूर्ण कुंभ होता है, और ये 144 साल बाद ये और बड़ी हो जाती है तो महाकुंभ होता है। तो हर माघ मेले में लाखों लोग आते ही हैं। वो कुंभ की, वो प्रयाग की पुरानी इकोनॉमी है। जो कुंभ मेला अथॉरिटी का ऑफिस है, वहाँ परमानेंट ऑफिस है कुंभ मेला अथॉरिटी का, जहाँ लाखों लोग आते ही आते हैं। तो और प्रयाग में वैसे भी संगम में आते हैं। प्रयाग बड़ी जगह है, वहाँ का प्रयाग का म्यूजियम, प्रयाग यूनिवर्सिटी, वहाँ का लेटे हनुमान का मंदिर, और वहाँ जो परमानेंट इंस्टॉलेशन बन गए, वहाँ बड़ी बड़ी विशालकाय वाल्मीकि जी की मूर्ति, ऋषि भारद्वाज की मूर्ति, मतलब जो इट्स अ डिलाइट टू वॉच। वहाँ के डिजिटल म्यूजियम्स, वो कुंभ की पूरी स्टोरी दिखाते हुए, वो सब वहाँ पे परमानेंट इंस्टॉलेशंस बन गए। तो अब प्रयाग अपने आप अट्रैक्ट करेगा बहुत सारा टूरिज्म। अब वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने ऐसे ही प्रयाग को बहुत फेमस कर दिया। तो बिल्कुल जो कुंभ जितनी इकोनॉमी है वो तो फॉर श्योर जनरेट नहीं होगी। हर जनवरी भी उसका एक ऑलमोस्ट 30%-40% हर जनवरी में जनरेट होगा माघ मेला जब आता है। लेकिन जनरली भी वहाँ के होटल अब ऑक्यूपाइड रहेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं कुछ एक शूट के लिए लखनऊ गया दिसंबर एंड में। काफ़ी बड़ी यूनिट थी, 150-200 लोगों की यूनिट थी, और हमें होटल नहीं मिल रहा था। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो मेरे फ्रेंड्स से जिनके होटल थे, उन्होंने पूछा कि अरे शहर में 3000 डॉक्टर आए हुए हैं, तो इसलिए में होटल मिलना मुश्किल। मैंने क्यों आए हुए हैं? कह रहे एक बड़ी फेमस पूरे ऑल इंडिया डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, वो हर साल कहीं मुंबई बैंगलोर में हो जाती थी। इस बार उन्होंने ऑटोमेटिकली लखनऊ को चूज़ किया है।
मैंने लखनऊ को चूज़ किया है, कोई गवर्नमेंट किया, अगर गवर्नमेंट का कुछ नहीं, उन्होंने प्राइवेटली चूज़ किया, क्योंकि लखनऊ का वो लेवल हो गया है कि अब वो मुंबई और हैदराबाद के साथ एक चॉइस सेट में आ चुका है। तो प्रयाग आपके बहुत सारी चीज़ के चॉइस सेट में आ जाएगा कि मुझे तो प्रयाग में जाकर शादी करनी है, वो डेस्टिनेशन बन जाएगा, मुझे तो यहाँ जाके ये करना है, मुझे इवेंट प्रयाग में करना है, क्योंकि एयरपोर्ट है। देखिए एयरपोर्ट होती है ना, आपकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो जाती है, बड़ी बड़ी ट्रेनें होती है आपकी सॉल्व हो जाती है। तो प्रयाग अब बहुत सारा जो क्राउड वो पहले नहीं अट्रैक्ट करता था वो करेगा। ओके वो श्रद्धालु से अब वो टूरिस्ट पे भी पहुंच चुका है। देखिए श्रद्धालु तो आप कांटे भी लगा देंगे ना तो वो तो आएगा ही आएगा। योगी आदित्यनाथ अपनी टीम से पता क्या कहते हैं कि भाई ऐसा कोई घमंड मत करो कि तुम कुंभ ऑर्गेनाइज करा रहे हो, कुंभ तो बाबाओं का कुंभ है, साधु सन्यासी, वो तो आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, कल्पवासी आएंगे। आप दिखाओ कि आप कितने अच्छे होस्ट हो, आप कितनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आप बच्चे वहाँ से वो अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे कि वो वहाँ से स्टैम्पीड देखते हुए जाएंगे। तो वो एक्सपीरियंस जो अच्छा हो गया, एक बार शहर का लेवल अप हो गया, वो फिर आपको बाकी समय भी अट्रैक्ट करेगा। तो बहुत सुंदर शहर था, मैं फिर जाता हूँ वहाँ पे। अब मैं फैमिली के साथ जाऊँगा, अब मैं अपने माता पिता को ही घुमाऊंगा, अब मैं लार्जर अपनी रीयूनियन करूँगा वहाँ पर। तो जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अप हो गया वो तो काम आएगा। एंड ओवरऑल रेवेन्यू कितनी होगी इतने दिनों में? 15,000 करोड़ अगर खर्चा हो रहे हैं। हाँ, इसकी जो प्रोजेक्शन के लिए कितना रेवेन्यू क्रिएट करेगा ये? मतलब स्टेट के लिए तो देखिए स्टेट तो टैक्सेस से लेगा केवल, है ना। तो ये जो इकोनॉमी जनरेट करेगा वो 2 से 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट करेगा। और ये बॉटम्स अप इकोनॉमी है। बॉटम्स अप मतलब इसमें चाय वाला भी है, इसमें बहुत छोटे छोटे वेंडर भी है, इसमें केवल जो टेंट बेच रहा है 20,000 रुपये का वो भी नहीं है, इसमें कई हजारों छोटे छोटे वेंडर हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट है, इसमें 25,000 तो केवल सफाई कर्मी है, 10,000 लोगों ने टेंट लगाया है, 10,000 संस्थान, मतलब जूना अखाड़े का एक टेंट, VHP का एक टेंट, परमार्थ निकेतन का एक टेंट, तो ऐसे 10,000 टेंट, उसमें लोग एम्प्लॉयड हैं, तो कई हजारों लाखों लोग तो एम्प्लॉयड हैं इसमें। तो वो जो एम्प्लॉयमेंट हुआ वो एम्प्लॉयमेंट तो है ही, और बाकी जो इतनी सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन है वो इकोनॉमी जनरेट करेंगे। और उसका एस्टिमेशन है कि 2 से 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट करेगा ये 45 दिन का प्रयाग महाकुंभ। एंड बट वो 2 से 3 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी होगी मोस्टली कैश इकोनॉमी होगी, तो गवर्नमेंट के पास पहुंचेंगे टैक्सेस के बाद? उसमें कैश इकोनॉमी नहीं होगी। देखिए आजकल तो अधिकतर पेमेंट यूपीआई पेमेंट है। उसमें आप जितनी भी आपको टेंट बुकिंग है, होटल बुकिंग है, वो सब, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे होते हैं, चाय वगैरह का पैसा लोग यूजुअली कैश से करेंगे ना। बिल्कुल होगा, उसमें 20-30% उसमें कैश होगा, लेकिन उसका 60-70% उसका जो आप फ्लाइट से आएंगे, आप ट्रेन से आएंगे, वो आप बस से आएंगे, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। आप किसी जगह रहेंगे फॉर्मली, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट जो स्पेंड करा है वो वेंडर्स हैं जो। हाँ, एक और बात, ये जो 10,000 कैंप लगे हैं ना, ये गवर्नमेंट ने नहीं लगाए हैं। ये मान लीजिए जूना अखाड़े का कैंप जूना अखाड़े ने लगाया है, पर सरकार ने उसको लैंड दे दी है। सरकार ने, क्योंकि आर्टिफिशियल, ये तो टेम्परेरी जगह है, सरकार ने वहाँ पे बिजली की व्यवस्था कर दी है, सरकार ने वहाँ पे सीवेज की, पानी की व्यवस्था कर दी है। तो वो जो टेंट लगाया वो तो अपने पैसे, वो जूना अखाड़े के पैसे से लगा ना, उनकी जो डोनेशन आई। परमार्थ निकेतन का कैंप परमार्थ निकेतन ने लगवाया, बल्कि वहाँ तो कम से कम बहुत सारी NGOs आ गई हैं। एक NGO है जो आई सर्जरी करती है, उसने अपना ठाना है कि मैं 5 लाख आई सर्जरीज करूंगा कुंभ के दौरान, एंड दे आर क्रिएटिंग ए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 45 days ऑर्गेनाइजेशन डूइंग 5 लाख आई सर्जरीज। वहाँ पे कम से कम 8 to 9 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आर इन मेकिंग। मतलब उन्होंने टारगेट कर लिया और वो उतना कर ही लेंगे क्योंकि उनको पता है इतना नंबर्स आ रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा ही कर लेंगे। तो लॉट ऑफ NGOs एंड लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लॉट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और ऑल्सो कमिंग देयर, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो सेवा का मौका है। वाओ, ओके। बहुत सारी ना सरप्राइजिंग चीज़ें होती है उधर कुंभ में, पर वो देखने के लिए मुझे एक एस्टिमेट दो कि अगर कोई रईस आदमी है और कोई जो अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई गरीब आदमी है, तो वो दोनों कैसे पहुंच सकते हैं, कितने पैसे लगते हैं? देखिए, तो अगर ये पॉडकास्ट कोई देख रहा है और वो चाहता है कि यार मैं कम से कम में चले जाऊं, एकदम ना के बराबर खर्चा हो, तो कितना खर्चा लगेगा, कहाँ पे कोई जाना चाहता है कि बहुत आराम से जाना चाहता है, और एक जो एकदम लग्जरी जाना चाहता है, तो क्या ऑप्शन जाना चाहता है? देखिए 3 एलिमेंट हैं जो आपके किसी भी हॉलीडे में, किसी भी ट्रैवल में होते हैं। सबसे पहले तो आप ट्रैवल करके पहुंचेंगे वहाँ पे, तो ट्रैवल कैसे करेंगे? आप फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे, आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, आप रोड से ट्रैवल करेंगे। ये 3 ही तरीके हैं ट्रैवल करने के। प्रयागराज में एयरपोर्ट है, पहली बात तो ये, मुझे बहुत लोग बोलते हैं प्रयाग में एयरपोर्ट है क्या? प्रयागराज में एयरपोर्ट है जिससे डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं। अगर आपको लगता है कि फ़्लाइट महंगी हो रही है या आपके यहाँ से नहीं है, बगल में 4 एयरपोर्ट और है, मतलब बगल मतलब पास 3-4 घंटे के अंदर। काशी में 3 घंटे, काशी एयरपोर्ट से प्रयाग 3 घंटे, अयोध्या एयरपोर्ट से प्रयाग 4 घंटे, लखनऊ एयरपोर्ट से 4.5 घंटे, दिल्ली एयरपोर्ट से भी 7-8 घंटे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली से तो मतलब हर जगह की बड़ी से बड़ी फ्लाइट है। तो ये 4 एयरपोर्ट है, तो 5 एयरपोर्ट आपको मिले हैं जिससे आप जा सकते हैं। दिल्ली से या पूरे देश से प्रयाग की कनेक्टिंग ट्रेन, या तो डायरेक्ट ट्रेन या कनेक्टिंग ट्रेन से। दिल्ली से वंदे भारत चलती है, आप दिल्ली आ जाए, वंदे भारत से प्रयाग पहुंच जाए। और लोग तो पूरा सर्किट करके आ रहे हैं कि भाई दिल्ली रुकूंगा, मथुरा करके आऊँगा,
काशी अयोध्या पास है, 3 घंटे की दूरी पे, वो करके आऊँगा, फिर वहाँ पे प्रयाग आऊँगा, फिर प्रयाग से वापस जाऊँगा। तो पूरा आप सर्किट भी कर सकते हैं, जो राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, एक ज्योतिर्लिंग और प्रयाग में डुबकी, तो एक ये हो गया। अब आप पहुँच गए वहाँ पे, जैसे भी पहुँचे, अब आपको वहाँ रहना है और खाना खाना है। सेकंड स्टेप है किसी भी ट्रैवल का। रहने के फ्री से लेकर 500 रुपये से लेकर हर तरह के जुगाड़ है। अगर आपको शहर में रहना है, मेला सिटी में रहना है, ये 2 शहर, मतलब शहर का आप डेफिनेशन समझ रहे हैं, जो शहर जो पुराना प्रयागराज शहर है, और ये टेम्परेरी मेला सिटी, इसको मेला सिटी बोलते हैं हम लोग, कुंभ मेला सिटी। शहर में रहना तो ट्रेडिशनल जगह, आप एयरबीएनबी पे जाएँ, होम स्टेज पे जाएँ, आप होटल बुक करें, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है। आपकी जो ट्रैवल वेबसाइट्स है उसमें जाएं और ट्रैवल बुक करें। IRCTC, और बल्कि हर ट्रैवल वेबसाइट में ऊपर कुंभ का वो आ रहा है, मैस्टर्ड आ रहा है। वो लोग कुंभ को बहुत प्रमोट क्यों करें, उनको पता है कि कुंभ में उसको बिजनेस आ रहा है मेजर। आप किसी भी ट्रैवल वाले से, एंटरप्रेन्योर को बुला के पूछ लीजिए, जो ऑल टॉप 5 ट्रैवल वेबसाइट्स है, ठीक है। आपने होटल बुक कर लिया। आपको अगर कुंभ का एक्सपीरियंस लेना है तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, मेरी एडवाइस है कि आप कुंभ में रहें, आप कुंभ मेला क्षेत्र में रहें। वहाँ करीब 2 लाख टेंट्स हैं, मतलब 12 बड़ी कंपनियों ने 2 लाख, और एक में डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, मतलब 6 से 10 लाख लोग रह सकते हैं केवल टेंट में। उसमें आप, गवर्नमेंट ने वेबसाइट दे रखी है, उसमें गवर्नमेंट के अपने यूपी टूरिज्म की भी वेबसाइट है, यूपी टूरिज्म के भी टेंट्स हैं, और बाकी एक 10-12 कंपनी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिसमें बिल्कुल बिजली आएगी, 3 बार का आपको खाना मिलेगा, शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा, रूम में हीटर मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा, बिल्कुल एक जैसे लग्जरी टेंट्स बहुत जगह होते हैं, राजस्थान में होते हैं, वो लग्जरी टेंट है। अगर आपका किसी बड़े मठ मंदिर से परिचय हो तो सबके टेंट लगे ही हैं, हर बड़े मठ मंदिर के, मतलब मुंबई के बड़े जो मठ मंदिर हैं उनके वहाँ टेंट लगे होंगे, उनसे परिचय कर लीजिए, पता कर लीजिए कि सबके होते हैं, कुछ डोनर्स होते हैं, कुछ श्रद्धालु होते हैं, कुछ रेगुलर विजिटर्स होते हैं टेम्पल के, उनसे पूछ लीजिए, उनके संबंध है। ये जो मैंने आपको बताया 10,000 कैंप्स, इनके पास, सबके पास रहने की व्यवस्था है ना, तो उनके पास भाई वो बता देगा मेरे पास इस दिन खाली है, आप 3 लोग के साथ आ जाओ, मेरे पास इस दिन खाली है, आ जाओ। गवर्नमेंट ने 25,000 फ्री बेड्स बनाए हैं, जो एक दिन के लिए, मतलब वो फिर रहने के लिए नहीं है, भाई आप जाओ, नहाओ, सुबह आप रहो वहाँ पे, चले जाओ। तो उसकी वहाँ पे ऑनलाइन, वहाँ पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है, आप अपना आधार कार्ड दिखाओ तो आप बिल्कुल फ्री में रह सकते हैं। जो ये बड़े बड़े टेंट्स, मैंने एक्सपेंसिव टेंट्स बोले, इसमें डॉर्मेटरीज है 2-2 हज़ार रुपये की, जिसमें फैसिलिटीज सारी वही हैं, लेकिन आप 10 लोग 20 लोग साथ में, वो भी आपको बेड मिला है, कैबिनेट मिला है, उसमें लॉक है, तो आप 2000 वाली इन लग्जरी टेंट्स के ही प्रमाइस में आप रह सकते हैं, वो डॉर्मेटरी ले सकते हैं, ठीक है। आपने रह लिया, अब आपको खाना खाना है। इन टेंट्स में तो खाना मतलब बिल्कुल एक जैसे हमारे यहाँ 3 टाइम मील है, लेकिन कुंभ में आप भूखे तो मर ही नहीं सकते, वहाँ इतना खाना बट रहा है, इतना खाना बट रहा है। हर जो 10,000 मैंने आपको कैंप्स बताए, छावनियाँ बताई, वो सब कोई ना कोई लंगर कर रहा है, कोई ना कोई भंडारा कर रहा है। वहाँ तो आप जाएंगे तो कुछ आपके मुँह के आगे आ जाएगा, मतलब आपको ढोकला भी मिलेगा, हलवा भी मिलेगा, कड़ी चावल भी मिलेगा, वहाँ पे सब शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल रहा है। फिर जोगी बाबा ने, सरकार ने 10 रुपये मील की एक वो लगा दी है, बड़ी बड़ी कैंटीन्स लगा दी है वहाँ पे। अदानी जी ने अभी कहा इस्कॉन के साथ उन्होंने टाइप करा, और वो लाखों लोगों को डेली प्रसाद, मतलब भोजन करवाएंगे। तो भोजन तो वहाँ समस्या ही नहीं है। तीसरी चीज़ है एक्सपीरियंस। भाई आप पहुँच के सामने नदी है, उसमें डुबकी लगाइए, स्नान करिए। एक मेरे मित्र कहते यार मेरी स्नान में मदद कर देना, मैंने कहा भाई आप यहाँ खड़े, नदी में जाके कपड़े उतारिए, स्नान करिए। और फिर महिलाएं तो उनके लिए चेंजिंग रूम बने, इतनी ठंड होती है, आपको टॉयलेट यूज़ करने हैं तो टॉयलेट बिल्कुल ड्रॉप ऑफ द हैट टॉयलेट है, सफाई कर्मी सफाई रखेंगे। और देखिए वो हम ना एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है उसकी, रिलीजियस एंटरटेनमेंट वैल्यू, मतलब वहाँ जुबिन नौटियाल भी गाना गाते हुए दिखाई देंगे आपको। वहाँ कम से कम एक बैटरी ऑफ रिलीजियस सिंगर आ रहे हैं, फ्रॉम अनूप जलोटा टू जुबिन नौटियाल आपको दिखेंगे। वहाँ पे आपको जग्गी वासुदेव से लेकर बाबा रामदेव योगा कराते हुए दिखेंगे आपको। तो वहाँ पे मतलब कल्चरल इवेंट्स दिखेंगे, कोई भरतनाट्यम शैली में महाभारत प्रस्तुत कर रहा है, कोई बिहू शैली में रामायण प्रस्तुत कर रहा है। तो इट्स लाइक अ कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा, इफ आई कैन यूज द वर्ड, राइट। फिर गवर्नमेंट के अपने इंस्टॉलेशंस हैं, मतलब वहाँ पे आप AR VR पहन के कुंभ की स्टोरी सुन रहे हैं, तो डिजिटल म्यूजियम है वहाँ पे पार्क बने हुए हैं बहुत सारे, AI की चीज़ें बनी हुई हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे अमेजिंग इंस्टॉलेशंस है। और अगर आपको ना एक चीज़ मैं साथ साथ में दिखाता हूँ, बल्कि हम chatbot.kumbh.up.gov.in, ये चैटबॉट बना है, बहुत सॉलिड चैटबॉट यूपी गवर्नमेंट ने बनाया। इसमें बल्कि जो ओला का कृत्रिम वो है AI बेस, वो यूज़ करा है, उसका लोगो भी है। और जो भाषणी, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रांसलेशन इंजन है, वो यूज़ हुआ है। तो इंडिया की इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज भी यूज़ करें, सर्वर से लेकर वो। इसमें आप जाएंगे अगर, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें हैं, मस्ट अट्रैक्शन की जो जगह है, इसमें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फ्लैग ऑफ नेशंस, सारे कंट्री के फ्लैग लगे, वो एक बहुत स्पॉट देखने जैसा है। अम्यूजमेंट पार्क है बहुत सुंदर। डिजिटल म्यूजियम है, बहुत सुंदर डिजिटल म्यूजियम है, आपको पूरी कुंभ की कथा
AR/VR से आपको दिखेगी। पूरी मरीन ड्राइव जैसा है, मुंबई में है मरीन ड्राइव है, वहाँ पे अपनी मरीन ड्राइव, क्योंकि इतनी सारी नदी है उसको बहुत सुंदर से क्यूरेट करा है। वहाँ पे कुछ खास तारीखों में ड्रोन शो होंगे, मतलब 2000 ड्रोन, IT दिल्ली की टीम है, वो 2000 ड्रोन बहुत सारे सुंदर सुंदर फॉर्मेशंस बनाएंगे। दे ऑल फ्लाई, आपको पता भी नहीं लगेगा कि इतने सारे ड्रोन उड़ रहे हैं वो। सो वो फॉर्मेशंस होंगे, वाटर के लेज़र शोज होंगे। मतलब आप रिलीजियस रीजन तो जा रहे हैं, आप बिल्कुल एक मेस्मराइज्ड होके वहाँ से वापस लौटेंगे। तो वहाँ पहुँचिए, वहाँ पे रहिए, वहाँ पे खाना खाइए और उसको डुबकी ज़रूर लगाइए। तो टोटल पैसे कितने लगते हैं अगर एक गरीब आदमी को जाना है तो एंड टू एंड मुझे यूनिट तो बताओ जितना आपके हिसाब से। देखिए, और एक रईस आदमी जाके कितना खर्च तो लाखों रुपए खर्च कर सकता है। देखिए मान लिया आप 2-3 दिन के लिए जाते हैं, पहले रईस आदमी से शुरू करते हैं। आप 2-3 दिन के लिए जाते हैं, 20,000 10,000 20,000 की कॉटेज, जो आजकल का होटल का रूम भी होता है इतना, तो 3-4 दिन वो कॉटेज हो गई। आप फ्लाइट से आए तो 1-1.5 लाख रुपए खर्चा, 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा है एक कपल का, एक कपल का 1-1.5 लाख रुपए खर्चा है अगर आप बिल्कुल 3-4 दिन 5 स्टार लेवल पे जाके जाते हैं। बाकी वहाँ पे मैंने जैसे बताया 2-2 हज़ार रुपये की डॉमेट्री भी है, तो आप 3 दिन रहेंगे, एक आदमी तो 6,000 रुपये का खर्चा, खाने का कोई खर्चा नहीं है। आने जाने का आपने मान लिया मिनिमम आप 1,000 रुपये में चले गए, तो आप 4-5 हज़ार रुपये में मिनिमम जा सकते हैं। बिल्कुल जैसे ना अब क्या है, बहुत सारे नेता, बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं बसें चला रही हैं फ्री में। कुंभ चलना है, मतलब पहले से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मंदिर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं बहुत सारे साउथ से कि आपको कुंभ चलना है, तो वो मतलब किसी ने डोनेट कर दिया, किसी लाला जी ने डोनेट कर दिया कि भाई मैं 10,000 लोगों को लेके जाना चाहता हूँ। जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ कहा था कि कुंभ जाने में, तीर्थ जाने से पुण्य मिलता है, ले जाने से डबल पुण्य मिलता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ले जाते हैं, खुद तो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं, तो वो व्यवस्था भी आपको शहरों में मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो फ्री में पहुँच जाते हैं और उनको फ्री, बिल्कुल ऑलमोस्ट वो फ्री में एंड टू एंड हो जाता है। अपना कुछ छोटा खा लिया उन्होंने बीच में, तो 100-500 रुपये वाले भी होते हैं, लेकिन उसका कोई तो पैसा स्पेंड कर रहा है, मतलब कुंभ की इकोनॉमी में ऐड हो रहा है, वो उस व्यक्ति की जेब में नहीं जा रहा है। गॉट इट, ओके। अब इसके अलावा ये बात हो गई, हमने बात करी वहाँ तक पहुँचे कैसे, इकोनॉमी कैसे बनेगी, कुंभ क्या होता है, राइट। कुंभ में बहुत सारी सरप्राइजिंग चीज़ें होती हैं, तो मुझे उनके बारे में जानना है। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है और बहुत क्वेश्चंस भी होते हैं उसके अराउंड, राइट। तो आई आस्क यू, फर्स्ट होती है कि जो डिवोटीज होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो उल्टा चल के जाते हैं, वो क्यों होता है? देखिए आपको कुंभ में ना, कुंभ में नहीं, मतलब आपको जो भी भारत के रिलीजियस प्लेस है उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। जैसे आपने देखा होगा मथुरा में हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, या तिरुपति में हम सड़क से भी जा सकते हैं, सीढ़ी से चढ़ते हुए जाते हैं। कुछ लोग सीढ़ी पे घुटनों के बल चलते हुए जाते हैं। मतलब मैं अपने आप को और कठोरता दूंगा जिससे मैं और बड़ा पुण्य प्राप्त कर सकूं। गोवर्धन की पूजा में लोग लेट लेट के जाते हैं, लोग घुटने से नापते नापते जाते हैं। तो ये वही है कि भाई मैं इस तरह से जाऊंगा, मैं अपने आप को और एक कंसंट्रेशन में रखूंगा। उल्टा चलना आपने कहा बाबा रामदेव के साथ करा, वो कहते हैं उल्टा चलना बहुत अच्छा होता है, हील पे प्रेशर आता है। तो वहाँ से भी उस विधा से भी लोग सोच रहे हैं। तो आपको लोग इस तरह की कठोर चीज़ें, मुश्किल चीज़ें करते हुए दिखेंगे। मैं ऐसे जाऊँगा, मेरा इतना समर्पण है, मैं चलते हुए जाऊँगा, मैं रोल करते हुए जाऊँगा, मैं घुटने के बल जाऊँगा, मैं हाथ के बल जाऊँगा। तो वो आपको हर जगह पे दिखेंगे। वो यहाँ पे पर्सनल चैलेंज, इट्स अ पर्सनल चैलेंज टू योरसेल्फ कि मैं ऐसे जाऊँगा। बाकी कोई इसका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वो हाँ, मतलब मैं अपने आप को और एक अपने आप को चैलेंज दूंगा और इस तरह से जाऊँगा। गॉट इट। फिर बहुत सारे साधु हैं जो अपने आप को अंडर वाटर इमर्स कर देते हैं, अंडर वाटर कॉफिन्स में। वो क्यों करते हैं? देखिए आपको वहाँ पे साधुओं में 2 तरह के साधु मिलेंगे। एक साधु जो अखाड़े से संबंधित है, हमारे शैवाइट अखाड़े हैं, हमारे वैष्णवाइट अखाड़े हैं, हमारे उदासीन अखाड़े। आपके दर्शकों के लिए नाम भी बता दूं, महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना, आवाहन और अपनी, ये 7 शैव अखाड़े हैं जो शिव के उपासक है। 3 वैष्णव अखाड़े हैं, निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही, है ना, जिसका हम अयोध्या के केस में भी सुनते हैं क्योंकि अयोध्या एक वैष्णव जगह है। और जो 3 अखाड़े हैं वो सिख अखाड़े हैं। लोग कहते हैं सिख हिंदू में इतना वहाँ पन्नू वहाँ बैठ के धमकी दे रहा है, और यहाँ पे सिख अखाड़े जा रहे हैं। तो बड़ा पंचायती उदासीन, छोटा पंचायती उदासीन और निर्मल, ये 13 तो फॉर्मल अखाड़े हैं। फिर जो 9 अखाड़े वाले संत हैं, जैसे चिन्मय मिशन के संत आ गए, जैसे बाबा रामदेव चले गए, जैसे जगी वासुदेव सदगुरु पहुँच गए, जैसे परमार्थ निकेशन के साधु पहुँच गए, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ सेक्ट हैं, उसके साधु भी पहुँच गए। इसमें सबकी एस्थेटिक परंपराएं अपनी अपनी। देखो साधु क्या है, जिसने सारी अपनी सेंसेस के प्लेजर को छोड़ दिया है, केवल भोजन खाता है। जो सेंसेस वाला भोजन भी ऐसा खाता है कि आप उस भोजन को खा दें तो भाग जाएंगे वहाँ से ना, बिल्कुल उसमें नमक भी नहीं होगा, हल्दी भी नहीं होगी, जस्ट कि भाई ये शरीर चलता रहे इसकी है ना। तो उसने सारे सेंसेस छोड़ दिए अपने, तो वो अपने आप को और तब की अलग अलग अवस्थाओं में डालते हैं। तो आपको दिखेगा कि भाई, आपको लगेगा भाई ये नंग धड़ंग क्यों घूम रहे हैं, ये तो पब्लिक डिसेंसी नहीं है,
तो आपको जब सुबह सुबह खासकर आप जो शाही स्नान होता है जिसको हम अमृत स्नान कहते हैं, मान लिया मॉर्निंग अमावस्या के दिन, देखने जैसा होता है, इट्स अ डिलाइट फॉर फोटोग्राफर्स। वहाँ बहुत सारे दुनिया के फोटोग्राफर्स दे थ्रॉन्ग देयर विद देयर लाइक लॉन्ग लेंसेज। आप तो वहाँ 3 जैकेट, अपनी -5 की जैकेट और लंदन वाली जैकेट पहन के बैठे हैं, कैप लगा के, नागा साधु भागते हुए, केवल लंगोट लगा के, बस लगा के भागते भागते, हर हर महादेव, त्रिशूल, डमरू लेके जंप कर लेते हैं। मतलब वो कैसे टेंडेंसी है भाई उनको, उनकी वही बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी तो सेम है। ठंड अगर है 4 डिग्री एंड फ्रीज लाइक 2 डिग्री, पानी फ्रीजिंग है, तो उनको क्यों नहीं ठंड लग रही है? तो यानी उन्होंने कुछ जनरेट कर लिया अपने अंडर में ना। सो वो एस्थेटिक प्रैक्टिस आपको दिखेंगी। तो आपको ऐसे ऐसे बाबा बैठेंगे जिन्होंने हाथ नहीं नीचे करा है कई सालों से। आप अभी 15 मिनट करके देखिए, यहाँ पे दर्द होने लगेगा आपको। तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे जो शरीर को कष्ट दे रहे हैं। शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हैं? जिससे शरीर से मोह खत्म हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने योगी आदित्यनाथ को देखा हो तो वो जो अपना कुंडल पहनते हैं वो यहाँ नहीं पहनते, वो यहाँ पहनते हैं, है ना। इसे कहते हैं कनफटे साधु, जो नाथ परंपरा में कनफटे साधुओं की परंपरा है। बिल्कुल एक चीरे से ऐसे उसको, मतलब एक लोहे के चीरे से तेल डाल के उसको बिल्कुल कनफटा कर देते हैं। और उस समय आपने ऐसे करना ना, तो कहते हैं अच्छा यू हैव टू मच लव विद योर बॉडी, नेक्स्ट। मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं करना, मतलब हाँ ठीक है। खासकर योगी आदित्यनाथ का कर्ण भेदन बोलते हैं उसको बड़ा, मतलब उसकी बड़ी एग्जाम्पलरी है कि वो तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब ही वॉज सो एसेटिक इन द एज ऑफ 22, राइट। तो इस तरह के कि शरीर के मुंह से छोड़ो, शरीर हम लोग तो शरीर के मुंह में कपड़े पहनेंगे, AC लगाएंगे, गर्मी लगाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे, अच्छे पार्टनर के साथ रहेंगे, अपने तो सब चीज़ें हमारी सेंसेस के हिसाब से हैं। वो सेंसेस से दूर कैसे जाए? तो उसमें आपको इस तरह की चीज़ें देखी जो एक नॉर्मल वर्ल्ड में बड़ी अतरंगी सी लग सकती है कि पानी के अंदर क्यों बैठा है, ये कपड़े उतार क्यों बैठा है, ये सालों से हाथ ऊपर कर क्यों बैठा है, इसने बाल क्यों उगा लिए हैं, इसने नाखून क्यों नहीं कट रहे हैं। हम लोगों को अपने सांसारिक जीवन में ऑड लग सकती हैं, लेकिन वो क्यों कर रहा है? एस्थेटिक टेंडेंसी के लिए, कि मैं इन समाज के सुखों से, इन समाज के नॉर्म से, टेंडेंसी से दूर जाके केवल अपनी ध्यान में, केवल अपने जो मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ उसमें आगे बढ़ाऊँ। तो उसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो बल्कि ये भी एक चैलेंज है, ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढो और उसको समझो कि क्यों है वहाँ पर। एंड स्नेक वर्शिपिंग क्यों होती है? देखिए स्नेक तो हमारे तो वासुकी नागदेव हैं, और क्योंकि इसके जो 3-4 एलिमेंट हैं समुद्र मंथन के, उसमें मंदार पर्वत तो हमारे यहाँ पूजनीय है ही। मतलब हम तो वैसे ही एनवायरनमेंट के इतने बड़े उपासक हैं कि हम नदी की पूजा करते हैं, पर्वत की पूजा करते हैं। और इसमें नाग वासुकी ने के थ्रू मंथन हुआ था, तो नाग पंचमी मनाई जाती है हमारे। तो स्नेक वर्शिप तो हमारे यहाँ मतलब बड़ी नॉर्मल चीज़ है। और क्योंकि यहाँ नाग वासुकी इसके इंस्ट्रूमेंटल थे, तो यहाँ पे आपको स्नेक वर्शिपर्स और दिखेंगे। गॉट इट। एंड फिर यहाँ पे टंग पियर्सिंग भी होती है। टंग पियर्सिंग यहाँ पे भी होती है, और बहुत सारे साधु आपको वैसे भी दिखेंगे जो अपनी अपनी कंदराओं में जहाँ पे रह रहे हैं। कुंभ में टंग पियर्सिंग कराना एक बहुत बड़ी, मतलब देखिए कोई भी चीज़, जैसे हम कहते हैं ना कि एक तो आप वैसे टंग पियर्सिंग कराएं या कर्ण छेदन कराएं, लेकिन उस जगह पे करा के वहाँ पे और अच्छा मुहूर्त है। जैसे आजकल तो बहुत सारी शादियाँ मंदिरों के अंदर होने लगी हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे होने लगी हैं। तो मतलब टंग पियर्सिंग मुझे करानी है या मुझे कर्ण छेदन कराना है, मैं उस जगह, जैसे मुंडन कराना है, मुंडन में अपने घर पे भी करा सकता हूँ, उस जगह पे भी जहाँ पे योग अच्छा है। तो जो हमारी अच्छी परंपराएं हैं उसको वहाँ पे उनको करना, और उसके मतलब उसमें और डिविनिटी मानी जाती है। गॉट इट। एंड अग्नि पूजा होती है, फायर रिचुअल्स होते हैं, फायर रिचुअल्स बहुत सारे होते हैं वहाँ पे, यज्ञ होते हैं। क्या होते हैं, क्यों होते हैं? देखिए बल्कि मैं थोड़ी देर आपको टॉपिक से अलग करके वापस अग्नि पे आता हूँ। कल्पवास एक आपने शब्द सुना होगा, बल्कि वो कब शब्द अभी पॉपुलर कब हुआ कि स्टीव जॉब्स की वाइफ पॉयला जॉब्स अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले पहुंची, और वो कल्पवास करेंगी ये लिखा। तो उन्होंने अभी कल्पवास क्या होता है, और वो किसी लग्जरी टेंट में नहीं रह रही है, वो किसी धार्मिक छावनी में रह रही है, जो किसी मठ मंदिर की छावनी में साथ रह रही है। कल्पवास क्या होता है? 45 डेज के लिए, पूरे दिन के लिए आप एक 21 स्ट्रॉन्ग वाउज के साथ रहते हैं, 21 बिल्कुल कठोर नियमों के साथ रहते हैं। मतलब वो नियम किस तरह के हैं? अगर आप शादीशुदा भी हैं तो सेलिब्रेट रहेंगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उन 45 डेज। आप ज़मीन पे सोएंगे, आप ब्रह्म मुहूर्त में 3:45 पर उठेंगे, आप 3 बार गंगा का स्नान करेंगे, आप एक तरह का खाना खाएंगे, वो भी केवल एक पाएगा, आप ज़मीन पे सोएंगे, आप साधु संतों की सेवा करेंगे, आप प्रवचन में जुड़े रहेंगे, आप स्नान इस तरह से करेंगे, और आप मेला क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे, आप किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, आप सबकी सेवा करेंगे। इन वाउज के साथ आप जब रहते हैं तो उसको माना जाता है कि वो 100 साल व्रत करने के बराबर है। मतलब उसका जो 100 साल व्रत करके जो फल मिलेगा, या जो आप में पायसनेस आएगी, जो आप में स्ट्रांगनेस आएगी, वो इन 45 डेज कुंभ इतना अच्छा योग है कि कुंभ में वो 45 डेज कर ली। तो दैट्स ऑल्सो लाइक अ गोल फॉर लॉट ऑफ पीपल, कि उसका अर्थ भी, जैसे फुल मैराथन होती है, हाफ मैराथन होती है, आप 1 हफ्ता करके देखिए, उन वाउज को 1 हफ्ता करके देखिए, 1 दिन 2 दिन करके देखिए, 15 दिन करके देखिए। आपका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? कल मैं अग्नि पूजा कह रहा हूँ। हाँ, तो उसमें एक होता है कि अग्नि पूजा भी करेंगे, जो मैंने आपको जो कल्पवास की मैंने आपको बताया, उसमें एक होता है कि अग्नि पूजा करेंगे, अग्नि का सेवन करेंगे। देखिए अग्नि का हमारे यहाँ वैसे भी बहुत मतलब हमारे जीवन में आपका नामकरण होता है, हवन होता है, उसमें अग्नि होती है,
ठीक है। आपका आप पहली बार अक्षर अभ्यास करते हैं, उसमें कोई पूजा होती है, उसमें अग्नि होती है। आपके जन्मदिन आते हैं अलग, उसमें अग्नि पूजन होती है। आपकी शादी ब्याह होता है, आपका शादी ब्याह होता है। आपका ऑफिस लेते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, ऑफिस प्रवेश करते हैं, उसमें अग्नि पूजन होता है। आपकी शादी होती है, वो तो फेरे ही अग्नि के अराउंड होती है। आप जब मरते हैं तो अग्नि में समाहित हो जाते हैं। तो अग्नि जो 5 एलिमेंट्स हैं उसमें अग्नि एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो अग्नि तो हमारे यहाँ है, और ऐसी जगहों पे हवन करना, यज्ञ में पार्टिसिपेट करना और अच्छा बनाता है। तो इसलिए जो भी आप नेचुरल रिचुअल्स करते हैं सनातन में, वो यहाँ पे और अपनी 10x पावर छोड़ते हैं, इसलिए आपको वो करते हुए लोग दिखेंगे वहाँ पे। कितना एम्प्लॉयमेंट होगा इसमें एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स नहीं आए अभी, आएंगे शायद थोड़े समय में, क्योंकि सबके अपने अपने एम्प्लॉयमेंट पता नहीं है। लेकिन कोई स्टडी कर रहा है अभी, हाँ 25 इंस्टीट्यूशन तो फॉर्मली स्टडी कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट के साथ टाइप करके। 25 इंस्टीट्यूशन अलग अलग, कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई अर्बन स्टडी कर रहा है, कोई अध्यात्म स्टडी कर रहा है, कोई हाइजीन स्टडी कर रहा है, कोई इतना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कैसे हुआ। उसमें हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, IIMs, IITs, JNU सब हैं उसमें। तो 25 इंस्टीट्यूशन, तो आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगी इसके। क्यों आ रहे हैं हार्वर्ड, IITs, IIMs? ये बहुत बड़ी चीज़ है ना यार, इतना सारा कैसे, मतलब इतने सारे लोग स्टडी कर रहे हैं लोग। जैसे वो देखेंगे भाई कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कैसे करा है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी, अपने सर्वेस करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को चेक करेंगे, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को चेक करेंगे। और इन लोगों की ना साइज़ बहुत बड़ी चीज़ है आज, क्योंकि इनके पास साइज़ नहीं है ना, इनकी लाइफ में साइज़ नहीं है ना। जैसे मुझे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी इवेंट में हॉल में, US में मेरा इवेंट था, तो उसमें 600-700 लोग आ गए। अंदर ट्रम्प आया था, 2-3 हज़ार लोग आए थे। भाई ट्रम्प इज ट्रम्प, राइट, आई एम मेरे में 600 लोग आए, उसमें 2-3 हज़ार लोग आए। तो उनके लिए साइज़, मतलब वो साइज़ ही, मतलब बड़े हॉल में 2000 लोग आना बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ तो 2000 लोग आए तो इवेंट फेल हो जाएगा। 2000 ही लोग आए, तो उनका साइज़ और हमारे साइज़ की, तो उनके लिए नहीं इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी ऐसी चीज़ें होना कि 5 लाख आई सर्जरी कर रहा है वहाँ, 5 लाख पूरे साल में ना होता होगी वहाँ पे। तो उनके लिए साइज़ देखना। 400 मिलियन लोग इधर आ रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन नहीं, 400 मिलियन पॉपुलेशन नहीं है, तो उसका क्या प्रोसेस है ना। ये तो अच्छा है, वो हमसे ज़्यादा अच्छे डॉक्यूमेंटर्स हैं। वो डॉक्यूमेंट करेंगे इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इसमें और अच्छा क्या हो सकता है। जैसे AI के लिए कहते हैं, फेस रिकग्निशन के लिए डेटा गैदरिंग का सबसे अच्छा तरीका है खोना पाना। एवरी स्क्वायर फीट इज मैनेज बाय सम कैमरा, और उसको समबडी इज वॉचिंग। तभी तो वो करीब 2500 कैमरे हैं, एक चप्पे को मैप किया हुआ है कि भाई यहाँ कौन देख रहा है। और वो सारे AI पावर्ड है कि अभी इस बार हाँ करीब 2700 कैमरे हैं, और वो सारे AI पावर्ड है। मतलब वो देख के रिकग्निशन कर लेगा ये वो है। मतलब राज शमानी को मुझे 5 मिनट लगेंगे ढूंढने में वहाँ पर। वाह, मैं आपका फोटो दूंगा, वो राज शमानी वहाँ खड़ा है, वो पता लग जाएगा मुझे। तो इतना डेटा ही नहीं मिला ना किसी को। तो AI को, मेरे अभी MIT के प्रोफेसर से बात हो रही थी चैट पे, तो उन्होंने पूरी MIT कुंभ वेबसाइट बना ली। उन्होंने मतलब उसका एक सब पेज बना रखा है उन्होंने, कि इतना सारा डेटा नहीं मिलेगा ना, तो डेटा के लिए लोग आ रहे हैं। एंड कुंभ में बोलते हैं कि अगर घूम गए तो फिर मिलोगे नहीं। देखिए ये तो बॉलीवुड का स्पिन है। बिछड़ जाते हैं लोग, कुंभ के मेले में 2 भाई बिछड़ गए। मेरे ख्याल से ये बॉलीवुड का स्पिन है। बॉलीवुड ने बहुत सारी ना हिंदू परंपराओं के साथ, सनातन या इंडियन परंपराओं के साथ जस्टिस नहीं करा ना। उन्होंने तो एक चली बीच में बात चली, महाभारत घर में मत रखो, महाभारत घर में रखोगे तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी। हमारे ऋषि कहते हैं वो पंचम वेद है, वो तो उसमें कोई ऐसी ह्यूमन सिचुएशन नहीं है जो लाइफ में होती है। और महाभारत में महाभारत इज लाइक ए मैनुअल टू लिव लाइफ। तो उन्होंने कुंभ के वेले में पहले देखिए अव्यवस्था थी भी। 2013 के कुंभ को मैं अभी से कंपेयर करूँ तो पहले इट वॉज नॉट मैनेज द वे योगी आदित्यनाथ इज मैनेजिंग द कुंभ। बट इसमें ऐसा होता है अभी भी कि लोग घूम जाते हैं। देखिए अगर घूमेगा तो वो ट्रेस हो जाएगा ना, मैंने बताया ना। बल्कि जितना भी हेड काउंट आ रहा है ये ड्रोन से आ रहा है हेड काउंट, ऐसे नहीं कोई आदमी देख रहा है जैसे लाख लोग हैं 5 लाख लोग हैं। तो जहाँ से भी लगता है कि जितना हमारे एक जगह मैंने 10,000 लोगों के लिए बनाई है, वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे 10,500 लोग होते हैं फ्लैग अलर्ट आ जाता है, वहाँ का जो लोकल पुलिस को चलाता है कि इस भीड़ को उधर डाइवर्ट करो, इस भीड़ को वहाँ डाइवर्ट करो। तो इट्स वेरी स्मार्टली मैनेज, राइट। और ये क्राउड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने हुए थे पहले, कोई नए इनोवेट नहीं हुए, लेकिन इसको स्मार्टली इंटीग्रेट करके यूज़ करना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ। दैट्स लाइक मावल की दुनिया की जितनी साइंस है वो इसमें इंटीग्रेट हो गई। जो भी चैलेंज आ सकता है लोगों के साथ वो यहाँ पे है। एक्सप्लेन क्राउड मैनेजमेंट क्या क्या हुआ है। देखिए क्राउड मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या हुआ कि एक तो हर आदमी को एक ही जगह पे आना है, घाट पे आना है, संगम पे आना है। और संगम तो कोई छोटा सा डायमीटर है नहीं, संगम तो स्ट्रेच है। लेकिन जहाँ पे डेवलप्ड घाट है वहीं तो आ पाऊंगा मैं कोई जंगल से चलता हुआ तो पहुंचूंगा नहीं। नदी तो अगर बह रही है और पीछे भी और इधर भी, लेकिन मैं तो अप्रोचेबल, जहाँ मेरी गाड़ी घोड़ा ई रिक्शा गाड़ी पहुंच पाएगी, उस 1-2 किलोमीटर को 12 किलोमीटर कर, दैट इज वन विच इज लाइक द फंडामेंटल थिंग। और हर जगह एक्सेसिबिलिटी बना दी है, जिससे नहीं मुझे तो वहीं से जाना है ऐसा नहीं है कुछ। या जैसे मैंने कहा सेम है सब, हाँ मतलब सिमिलर है, सेम तो नहीं सिमिलर है, बस हर जगह सुंदरता है, हर जगह इंस्टॉलेशन है। मतलब यहाँ वाल्मीकि जी की मूर्ति बड़ी लगी है तो यहाँ से ऋषि भारद्वाज की लगी है। यहाँ पे वाटर शो चल रहा है तो वहाँ पे डिजिटल शो चल रहा है। मतलब हर जगह सुंदरता है, वो जाएगा तो वहीं से एक्सपीरियंस लेके आएगा। जो ज़्यादा एक्सप्लोरर है वो यहाँ भी जाएगा और वहाँ भी जाएगा। लेकिन जो एक आदमी आया है नहान करने, उसको वहाँ पे घाट भी मिलेगा, चेंजिंग रूम भी मिलेगा, खाने की दुकानें भी मिलेंगी, टॉयलेट भी मिलेंगे, वहाँ
यहाँ पे कुछ ऋषियों के टेंट भी होंगे, ऋषियों के टेंट भी पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करें कि आपको साधुओं के दर्शन भी करने हैं तो इधर भी साधु हैं, उधर भी साधु हैं। ये जो 10,000 कैंप है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्जन पहली बार। उसके बाद जो पूरी जगह है वो करीब 3,000 कैमरों से, CCTV कैमरे से मैप्ड है। मतलब कोई स्क्वायर फुट छूटा हुआ नहीं है, इस तरह से मैप किया हुआ है। जैसे कहते हैं ना कार्पेट बॉम्बिंग ऑफ द एरिया, उसकी इमेज कंट्रोल रूम्स में जा रही है, मैसिव कंट्रोल रूम। देखना जैसे डिलाइट टू वॉच दिस कंट्रोल रूम, जिसमें एक और मतलब कुछ लोगों को कि भाई आपका ये एरिया, आपको इसको वॉच करना है बस। उसमें क्या क्या वॉच करना है उसमें बता रखे हैं, ये नॉर्म्स है आपको। उसमें क्राउड को वॉच करना है, कोई एक्टिविटी आपको लग रहा है स्पूरियस है उसको वॉच करना है। तो वो देखेगा कि भाई यहाँ पे क्राउड ज़्यादा आ रही है, उसको फ्लैग आ जाएगा। वो ऑन ग्राउंड फील्ड, ऑन ग्राउंड करीब कम से कम 40 से 50,000 पुलिस ऑन ग्राउंड है। मतलब यूपी में 4 लाख पुलिस है, जिसमें 50,000 केवल प्रयाग में है इस समय, क्योंकि अब 40 करोड़ लोग आ गए हैं वहाँ पे। तो वो फील्ड में फिर डाइवर्ट करेगी भीड़ को। डाइवर्ट करने के भी उसको रूल्स और उसका SOP बना रखे हैं, किसको कहाँ पे भेजना है, किसको कहाँ पे भेजना है। हाँ, इनकी ट्रेनिंग हुई है बहुत समय से कि भाई क्राउड मैनेजमेंट में, कि भाई कंट्रोल रूम में इंस्ट्रक्शन दिया, इसको आना भी तो चाहिए, इंस्ट्रक्शन को यूज़ कैसे करना है। तो ये दूसरी चीज़ होगी। अब कोई अब कोई अनोमलीज हो सकती है, मेरा कोई सामान खो गया, मेरा कोई व्यक्ति खो गया, उसकी कंप्लेंट करने के नंबर लगे हैं, जगह फ़ोन नंबर लगे हैं, पुलिस वाला, इतने सारे पुलिस वाले खड़े हैं कि यू विल फाइंड समवन ऑफ द अदर, मतलब यू विल नॉट अबैंडन नहीं फील होगा गए। तो आप उसको बोल देंगे, वो फ़ोन करके आपकी सामान, आपका व्यक्ति खो गया, तो वो AI से रिकॉग्नाइज करके आपको वहाँ पे स्पॉट में बता देगा। फिर अब सिक्योरिटी का इशू है, कोई सैबोटाज ना करने की कोशिश करे, टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, तो उसके लिए NSG की टीम्स है। बल्कि अभी 4 दिन पहले NSG की ड्रिल हुई, इतने स्मार्ट फोटोज़ आए बिल्कुल सारी NSG की जो रफ ड्रिल हुई। तो वो बटालियंस कुछ सिविल क्लोथ्स में, कुछ प्रॉपर अपने इक्विपमेंट के साथ वो इंस्टॉल्ड है पूरे में। ऊपर से ड्रोन, अंडर वाटर ड्रोन से कि अंडर वाटर कोई सैबोटाज करने की कोशिश ना करे। मतलब टेक्नोलॉजी मार्वल तो है वो। तो इसी को देखने ही जो 25 इंस्टीट्यूशन है, 25 इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वर्ल्ड ओवर, फ्रॉम स्टैनफोर्ड टू हार्वर्ड टू IIMs टू IITs टू JNU, they are studying different aspect। तो इस तरह से क्राउड मैनेज हो रही है राज, एंड टू एंड। एंड अगर स्टैम्पीड आ गया तो देखिए, स्टैम्पीड क्योंकि आएगा, इस वजह से नहीं आएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए, आपको क्या किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम करनी है, चोक पॉइंट्स खत्म करने। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बट अगर एक स्टैम्पीड आ गया तो कितना लॉस हो सकता है? देखिए, वो तो लॉस तो फिर होगा ही, है ना, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम हो जाएगी क्योंकि हर चप्पा उसका मैप्ड है। जैसे 2013 जो कुंभ हुआ था, उसमें रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पीड हुआ था। उस समय बड़े अनफॉर्चुनेटली अखिलेश गवर्नमेंट कह रही है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है रेल, है ना, और उस समय सरकार राहुल की थी, मतलब मनमोहन सिंह जी की थी, तो उन्होंने उस पर लगा दिया। लेकिन अभी सरकार ने कहा, योगी आदित्यनाथ का बल्कि कल का इंस्ट्रक्शन है, भाई रेलवे स्टेशन भी मेरा है इस समय। मतलब उसकी क्राउड कैसे निकल रही है, वो कहाँ से निकल रही है। तो जैसे जो स्नान वाले दिन है, जो अमृत स्नान तो आप डेली कर सकते हैं, लेकिन जो अमृत स्नान वाले खास 6 दिन है, उन दिन जो बिल्कुल संगम के पास वाले स्टेशन है, वहाँ गाड़ी नहीं रुकती है। आप थोड़ा दूर रुकें, ई-रिक्शा से एक चौक पॉइंट तक आएँ, फिर आप आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चल के अंदर की तरफ आएँ। और ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्टेशन पहले प्रयाग में 1 या 2 स्टेशन हुआ करते थे, अब कम से कम 8 स्टेशन है रेलवे स्टेशन। कोई यहाँ उतर रहा है, कोई यहाँ उतर रहा है, कोई यहाँ उतर रहा है, कोई वहाँ उतर रहा है, और वहाँ के घाट में उसको गाइड कर दिया जा रहा है। वो तो देखेगा, जैसे आप उतरोगे घाट आप देखोगे स्नान घाट, तो आप स्नान घाट में चले जाओगे, आपको पता ही नहीं वहाँ क्या हो रहा है। तो ये बहुत स्मार्टली मैनेज करा है। और देखिए, जो बाहर से आ रहा है, मान लिया जो मध्य प्रदेश से चलता हुआ है, जो भोपाल से चलता हुआ है, वहाँ पर उसको नहीं पता ना कौन सा घाट है। तो उसको तो जो इंस्ट्रक्शन दिख रहा है और वहाँ जाके देख रहा है, बड़ा सुंदर व्यवस्था है, 1000 लोग नहा रहे हैं, वहाँ खाने की व्यवस्था है। तो इस तरह से बहुत स्मार्टली क्राउड को मैनेज करा। इसलिए मेरे ख्याल से प्रभु की कृपा से भी और योगी जी के मैनेजमेंट से भी मुझे लगता है स्टैम्पीड की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। एंड बिकॉज यू पुट आउट 2013 के बारे में आपने बात करी कि 2013 में जब हुआ था, 2013 जो कुंभ था, उस कुंभ मेले में और इस कुंभ मेले में क्या डिफरेंसेस है? जितना ज़मीन और आसमान में फ़र्क होता है। अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, केवल जस्ट टू नॉट टू द प्लेइंग टू द गैलरीज। सो टू कुंभ मेरे को एकदम ऐसे डॉट टू डॉट पॉइंट्स बताओ। बिल्कुल। एक योगी आदित्यनाथ जी का जो कुंभ है और एक जो अखिलेश यादव जी का कुंभ था। बिल्कुल। देखिए राज, यू रन सच अ लार्ज इन्फ्लुएंसिंग पॉडकास्ट, राइट? आपके लिए सबसे फंडामेंटल होगी मेरे ख्याल से आपकी टीम। यू सेलेक्ट बेस्ट ऑफ द बॉयज, राइट? चाहे वो बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। पहले टीम से शुरू करते हैं कि अभी क्या टीम है, अखिलेश यादव के पास क्या टीम थी, योगी आदित्यनाथ कैसे लीड कर रहे हैं। अखिलेश यादव के पास 207 MLAs थे उस समय, 60 मंत्री थे। उन्होंने कुंभ का प्रभारी बनाया आजम खान को। मतलब कोई लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें इतने ट्रेडिशनल अखाड़े आ रहे हैं, सबकी अपनी मान्यताएं, सबके अपने ट्रेडिशन है, मंत्री को सबसे बात करना पड़ता है, सबको अकोमोडेट करना पड़ता है, उसके लिए एक नॉन प्रैक्टिसिंग हिंदू को क्यों बनाएगा कोई? मेरा सेंस है इट्स फॉर हिज वोट बैंक कि देखिए हिंदू की जो सबसे बड़ी परंपरा है उसके ऊपर भी आजम खान बैठे हैं। आज कौन लीड कर रहा है? आज कर रहे हैं नाथपंथी साधु योगी आदित्यनाथ, उस कुंभ को लीड कर रहे हैं।
जो नाथ परंपरा क्या है, जो आदिनाथ शिवा की परंपरा से चली आ रही है, जो मत्स्येंद्रनाथ से गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा से चली आ रही है, वो योगी आदित्यनाथ जो 22 साल की उम्र से मल्टीपल कुंभ में रह चुके हैं, जिन्होंने आंखों से कुंभ देखे हैं, उन्होंने प्रयाग से लेकर हरिद्वार से लेकर उज्जैन से लेकर नासिक को अपने गुरुजी के साथ देखा है। तो इन्होंने किसी को अलॉट नहीं किया? नहीं, इनके कुंभ मेला प्रभारी, मतलब इनके साथ स्वतंत्र देव हैं, लेकिन योगी जी बिल्कुल फ्रंट लीड फ्रॉम द फ्रंट है। देखिए उनका जो खुद का मठ है, ही रन्स अ लार्ज मठ, वो अपने आप में मठ है, उसमें जब खिचड़ी भोज होता है, बल्कि 14 को वो शटल करा होगा उन्होंने, वो वहाँ जाके वापस भी आए होंगे, वहाँ पे लाखों लोग आते हैं। तो उनको क्राउड देखना, मैनेज करना, उसको रोटेट करना, उनके लिए वो जब 22 साल के थे और आज 53-54 के, वो देख रहे हैं। वो 40 लार्ज बड़े इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, उसमें 400 बेड का हॉस्पिटल, उसमें स्कूल, उसमें धर्मशालाएं, उसमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उसमें नर्सिंग कॉलेज। तो उनको पता है कि लार्ज इंस्टीट्यूशंस कैसे मैनेज होते हैं, लार्ज उसकी परचेज क्या है, उसमें चीज़ें क्या है। तो पहले कौन मैनेज कर रहा है, तो टीम से यहाँ से शुरू करते हैं। तो मतलब आजम खान वर्सेस योगी आदित्यनाथ, ठीक है। बजट है 1000 करोड़, बजट है 15,000 करोड़, मतलब 15 गुना का डिफरेंस है। कुछ चंद करोड़ लोग आते थे, 7 करोड़ 8 करोड़ लोग। देखिए मैं तो कह रहा, जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो करोड़ों लोग तो चले जाएंगे। अब उतने तो एक दिन में आते हैं। अब 4 करोड़ लोग, तो अब 8 करोड़ लोग जो शायद पूरे कुंभ में आए होंगे, वो मौनी अमावस्या में 29 जनवरी को एक्सपेक्टेड है। और अब 40 से 50 करोड़ लोग आने वाले हैं। जो घाट 2-3 किलोमीटर का होता था, वो 12 किलोमीटर का हो गया है। कुछ 10-12 पैंटून ब्रिज बनते थे, अब 29-30 पैंटून ब्रिज बनते हैं, जो नदी पे आर्टिफिशियल ब्रिज बनते हैं। कुछ हेक्टेयर में होता था, योगी आदित्यनाथ ने उसको 3200 हेक्टेयर कर दिया। इस बार 400 हेक्टेयर में कुंभ मेला बन रहा है। स्टेशन 2 स्टेशन हुआ करते थे, अब 8-8 रेलवे स्टेशन है। एयरपोर्ट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट एयरपोर्ट था। एयरपोर्ट तो ऑलमोस्ट भारत के हर शहर में एयरफोर्स का एयरपोर्ट, लेकिन सिविल एयरपोर्ट में कन्वर्ट करना, उसको मल्टीपल टर्मिनल बनाना, उसकी भारत के 4 बड़े 10 बड़े शहरों से एयरलाइंस कंपनीज को कन्विंस करके बिठा के उनके साथ एक चीज़ को लॉन्च करा। हर एयरलाइन जैसी शुरू हुई उसको लॉन्च करते हैं, जिससे लोगों को पता लग जाए कि देखो भाई प्रयाग को फ्लाइट आती है। अभी मुरादाबाद जैसे छोटे शहर को भी फ्लाइट शुरू हो गई। तो उस टर्मिनल्स को सिक्योरिटी में कितना डिफरेंस होगा? सिक्योरिटी का ऐसा कोई मॉडर्न मैनेजमेंट उस समय था ही नहीं। कोई ऐसी नॉर्मल जो पुलिसिंग होती है, नॉर्मल लठ वाली पुलिसिंग थी। अब जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब करा कि उसमें AI यूज़ हो रहा है, उसमें अंडर वाटर कैमरा यूज़ हो रहा है, उसमें ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं, वो बिल्कुल फोर्स बढ़ाई, नंबर ऑफ पीपल। हाँ, नंबर ऑफ पीपल बिल्कुल 40,000। मतलब देखिए मैं आपको ना पुलिस की एक साइड नोट बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में पहले अखिलेश यादव के समय 3 लाख, अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह, इनके सामने 3 लाख पोजीशंस थी, लेकिन ये भर्ती नहीं करते थे। भर्ती में इतने घोटाले होते थे कि पिछले 15 साल, योगी आदित्यनाथ के पिछले 15 साल करीब, उत्तर प्रदेश पुलिस 1.5 लाख की फोर्स से चली है बस। मतलब जहाँ मैंने 3 लाख की एलोकेशन है, वो 1.5 लाख से चली है। योगी आदित्यनाथ ने वो 1.5 लाख हायर कर लिए और 1 लाख ऑलमोस्ट और हायर कर लिए। तो अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस 4 लाख की पुलिस है, उसमें से 50 हज़ार लोग केवल कुंभ में डिप्लॉयड है। मतलब उनको बिल्कुल एरिया सेक्टर बांटे हुए हैं, पूरा 25 सेक्टर में ये एरिया बिल्कुल मेटिकुलसली है। 25 सेक्टर में एरिया है, हर सेक्टर में चप्पे को भाई मैं कितना, एक ह्यूमन बींग कितना एक पेट्रोल कर सकता है, कितना देख सकता है, अगर उसे कंट्रोल रूम से कमाना है तो कितनी जगह वो ऑपरेट कर सकता है, उस लेवल को बांट के हर चीज़ को करा गया। तो मतलब बिल्कुल एक साइंटिफिक तरह से करा गया है, बिल्कुल क्रैक टीम रखी गई है। विजय किरण आनंद कर्नाटका से आने वाले उनके ऑफिसर हैं, जो कुंभ मेला के अधिकारी हैं। अमृत जी जो यूके से पढ़े हैं, बल्कि मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से, वो उनके अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें, अर्बन डेवलपमेंट, कुंभ को मैनेज करना, और मैंने बताया कि कुंभ का अलग एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका अलग DM, उसका अलग SP होता है, शहर का अलग होता है। तो जो बेस्ट ऑफ द ऑफिसर है उनको लगाना, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए हो, और बेस्ट ऑफ द एक्सटर्नल टीम्स को लगाना। मतलब जो चैटबॉट बनाया है, मतलब उसमें कृत्रिम भी यूज़ हो रहा है, उसमें भाषणी भी यूज़ हो रहा है, और एक समग्र बोल के ऑर्गेनाइजेशन है जो IIT IIM के उसमें लड़के हैं, गौरव गोयल, वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं 12 भाषाओं में। आप तमिल में बोल के भी तमिल में आंसर ले सकते हैं आप। इसके लिए यू हैव टू वेरी सेंसिटिव, आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो आपके घर की शादी जो होती है ना, मतलब वो होगी तब आप ऐसे कर पाएंगे। तो व्यवस्था तो ठीक है, हम कर देंगे तो कोई भी कर ही देगा। कितने सालों से, कितने टाइम से चल रहा है इसके ऊपर प्रिपरेशन? देखिए ये क्या होता है, मतलब कुंभ मेला प्राधिकरण को योगी आदित्यनाथ ने ऑलमोस्ट एक फुल टाइम बॉडी बना दिया है। तो हर समय दे आर, मतलब क्योंकि जो मैंने बताया आपको 80% परमानेंट इंस्टॉलेशन है, तो वो तो पिछले कुंभ से ही शुरू हो गए थे ना। पिछले कुंभ में देखा, अच्छा लोग फ्लाइट से कम आ पाए, 2 टर्मिनल और बनाओ। तो टर्मिनल बनना तो 3-4 साल का काम है ना। तो वो जैसे ही पिछला कुंभ खत्म हुआ और वो अगले टेंडर शुरू हो गए, कि वो तो ऑलमोस्ट 4-5 साल की प्रिपरेशन है। 1-1.5 साल से तो कुंभ मेला अधिकारी ने कैंप किया हुआ है। मतलब 6-6 महीने से तो सारे ऑफिसर वहाँ पे कैंप करें, वहीं पे सब कुछ होता है। बल्कि योगी आदित्यनाथ ने कहा एक कैबिनेट मीटिंग जो लखनऊ में होती है, वो मैं सारे मंत्रियों को लेकर प्रयाग में करूँगा। मतलब वो उन्होंने अयोध्या में भी करी कि भाई एक तो वो दिव्य भी है,
और एवरीवन शुड एक्सपीरियंस कि कैसे हमने ये मावल क्रिएट करा। एवरी क्योंकि इसमें सब मिनिस्ट्री है ना, इससे इंटीग्रेशन। जो उसमें वाटर वाला है वो सिंचाई और वाटर मिनिस्ट्री कर रही है, जो अर्बन वाला है वो अर्बन मिनिस्ट्री कर रही है, उसमें ट्रांसपोर्ट चल रहा है, 2-3 हज़ार बस लगी है केवल जो फ्री में लोगों को इधर से उधर ले जा रही है, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री लगी। उसमें कम से कम इंटीग्रेशन ऑफ 15-20 मिनिस्ट्रीज है जो इसको विच मेड इट पॉसिबल। कुंभ मेले में विमेन कितनी सेफ है? बिकॉज यूपी में पहले ही विमेन सेफ्टी की कॉन्वर्जेशन होती है, प्लस कुंभ मेले में लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर होंगे एक टाइम पे, डू यू थिंक इट्स सेफ फॉर वुमेन टू गो? यूपी में जो वुमेन सेफ्टी की कॉन्वर्जेशन होती थी, नेगेटिव कॉन्वर्जेशन, वो केवल 2017 से पहले होती थी। इस समय कॉन्वर्जेशन होती है कि मुख्तार अंसारी गायब है, मतलब वो दुनिया से जा चुके हैं, और अतीक अहमद भी जा चुके हैं। तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था और जो पेटी क्राइम था वो उत्तर प्रदेश से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तभी आपके जो आपसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसका 60% उत्तर प्रदेश में, नोएडा में प्रोड्यूस होता है। तो उत्तर प्रदेश अलग लेवल पे हो चुका है। ये जो कॉन्वर्जेशन है ना उत्तर प्रदेश के, जिसमें मिर्ज़ापुर बन रही है और ये बन रहा है, ये सारे प्री योगी एरा के हैं। तो जितना सेफ उत्तर प्रदेश हो गया उतना ही सेफ, क्योंकि वो योगी की पुलिस है, वो ट्रेंड पुलिस है योगी की, वो योगी के माइंड से पुलिस चलती है। मुझे याद है, इस पर बताऊंगा, एक बार स्टार्टिंग में जो होम सेक्रेटरी थे जब योगी जी बने, तो मैंने कहा भाई इतने शूट आउट हो रहे हैं, इतना आप लोग इतना दबिश मार रहे हैं, तो ये आप लोगों को पर्सनल डर नहीं लगता है कि भाई बुंडे मवाली हैं, उनको क्या, एक आदमी तो उड़ाना है उनको, और कहीं आप पे कोर्ट केस हो जाए, आपको एनकाउंटर में इसको मारना पड़ा, उसको मारना पड़ा, जब सामने से दबिश हुई। तो उन्होंने कहा भाई बिल्कुल लगता है, हम भी ह्यूमन बीइंग है। योगी जी ने बुलाया मुझे, मतलब ऑफिसर ने कहा, 2 बातें कही। कहा कि असुर हैं, मारोगे पुण्य मिलेगा, मतलब मारोगे मतलब सेटल करोगे, जेल में डालो, जहाँ पहुँचना है। दूसरा, कुछ भी दिक्कत होती है अपना लॉयर लगा के बचाऊंगा। मतलब अगर सीएम इतना कह दे तो फिर हमसे बड़ा तो कोई जादूगर ही नहीं है। मतलब दे नो द एडमिनिस्ट्रेशन वेरी वेल, मतलब ही इज बैकिंग देयर ऑफिसर्स टू द टी, बिकॉज ही वॉज अ पार्लियामेंटेरियन फॉर 19 ईयर्स। उनको ये लॉ एंड ऑर्डर वो देख रहे हैं ना अपने सामने, उनको एक एक समस्या पता है, और वो डेली 300-400 लोगों से मिलते थे पिछले 20 साल से। मैं जब उनके मठ में गया प्री सीएम, तो एक मुस्लिम व्यक्ति निकल के आया, एक छिट्टी से लेते हुए आया, बाबा की जादुई छिट्टी है, चाहे नेताजी की सरकार हो चाहे बहन जी की सरकार हो, बहन जी मतलब मायावती, नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव, डीएम काम करेगा ही करेगा। मतलब वो अपना एक सीएम ऑफिस अलग अपना चलाते थे। तो मतलब वो व्यक्ति जो एमएससी बीएससी एमएससी करके है, वैदिक की पढ़ाई, वैदिक एजुकेशन ली उसने, 19 साल से पार्लियामेंट में है, ही इज़ लर्निंग हिज पार्लियामेंट लेसन्स फ्रॉम द लाइक्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, प्रमोद महाजन, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, और फिर वो 8 साल से इतना बड़ा स्टेट चला रहा है। तो वो है योगी आदित्यनाथ ना, वर्सेस आप किसी आजम खान से चलवा लो कुंभ। तो वो डिफरेंस बिल्कुल साफ दिख रहा है उसमें, मतलब कोई इज नॉट इवन अ कंपैरिजन। एंड चोरी, पिक पॉकेटिंग, ये सब होता है। देखिए जो भी भीड़ के एलिमेंट्स हैं जो आपने बोले वो सारे होंगे, लेकिन उसको प्रिवेंट कैसे करा जाएगा? कि जब देखिए क्या होता है, हमारे यूपी में कहता है कि वर्दी का इकबाल है। मतलब अगर आपको सामने 5 ऑफिसर दिख रहे हैं वर्दी में, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी ना। तो ये जो 40,000 पुलिस वाले हैं, इनके मल्टीपल रोल्स हैं। एक तो है पेट्रोलिंग का मतलब होता है पुलिस की प्रेजेंस है, मेरी वर्दी का इकबाल है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, डंडा लेके, लठ लेके, गन लेके, इक्विपमेंट लेके, वायरलेस लेके मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, उससे ज़्यादा क्राइम नहीं होता और लोग सेफ फील करते। तो ये जो सेक्टराइजेशन है, तो इसलिए ये जो पेटी क्राइम है ये होगा बिल्कुल, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होगा, बहुत कम कर दी गई। देन वन बिग कंसर्न जो बहुत सारे इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स बात करते हैं कि इन्वायरमेंट कंसर्न्स बहुत बढ़ेंगे, बहुत पोल्यूशन होगा, बहुत, हम ऑलरेडी हमारी रिवर्स की बात कर रहे हैं कि रिवर्स इतनी ख़राब हो रही है उनमें, और ज़्यादा अगर आप इतना बड़ा फेस्टिवल अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो, 40 करोड़ लोग हैं, इतने लोग अगर नहाएंगे तो और पोल्यूशन होगा। वहाँ पे उधर आएंगे, वो कचरा करेंगे, प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करेंगे, सो इट्स गोना बी अ टेरेबल स्टेट, ऐसा लोग बोलते हैं, राइट? तो हाउ विल वी मैनेज दिस? क्योंकि रिवर तो और गंदी हो जाएगी, और मैली हो जाएगी, और चीज़ें करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं इसे 2-3 लेवल पे आंसर करूँगा। एक तो जैसे मैंने कहा कि वो लोग तो आएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें ना। वो तो इनको एडवर्टाइज करके जो 10 करोड़ पे हो सकता था वो 40 करोड़ में हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि हम एडवर्टाइज ना करें और कुछ लोगों को नहीं आने दें ना, एक ये तरीका हो सकता है। वर्सेस मैं 40 करोड़ लोगों को बुलाऊंगा और उसके लिए व्यवस्था करूंगा, पूरे कुंभ को प्लास्टिक फ्री डिक्लेयर कर दूंगा, तो आप कुंभ में प्लास्टिक की बोतल आसानी से नहीं देख पाएंगे। इतने बड़े कुंभ को इन्फ्लेट कर जाए, लेकिन लार्जली आपको हर जो 10,000 छावनियाँ उसमें वाटर के बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस हैं, लोग उनको एनकरेज करा जा रहा है कैसे अपनी बोतल लेके घूमें। तो पूरा कुंभ, अगर ये आदमी कितने डिग्री तो वो प्लास्टिक फ्री कर पाएंगे, लेकिन कुंभ के हर पोस्टर पे
प्लास्टिक फ्री का लोगो लगाया। हर संस्था जहाँ पे भी बहुत सारे लोग मेरे पहचान के जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, वहाँ पर सारा प्लास्टिक लेके नहीं आएंगे। मतलब जो थ्रोएबल प्लास्टिक होती है, जो पेरिशेबल प्रैक्टिस होती है, जल्दी यूज़ होती है, वो नहीं यूज़ करेंगे। एंड रिवर पोल्यूशन को कैसे रोकेंगे? देखिए, रिवर पोल्यूशन मैंने बताया, पहले तो आपने स्ट्रेच कर दिया उसको, लोगों को गाइडलाइंस दे दी है किस तरह से आपको नहाना है, क्या पानी में नहीं छोड़ना है ना। फूलों को स्किम करने के लिए मशीनें लगा रखी हैं, कोई लोग फूल दोना डाल देते हैं, उसके फोटोज़ भी डाले गए किस तरह से मशीनें ऑपरेट कर रही हैं। और पानी को साफ़ करने के इंस्टॉलेशंस लगा रखे हैं बीच बीच में, जो पानी को साफ़ करके, जिसमें जो लार्ज प्रॉब्लम, किसी के कपड़े बह गए है ना, किसी का कुछ और बह गया, फूल बह गए, कुछ और चीज़ें इस तरह गंदगी बह गई, जो लार्ज पार्टिकल है उसको स्किम करने के लिए और स्मॉल पार्टिकल को स्किम करने, दोनों के लिए मशीनें इंस्टॉल्ड हैं बड़े लेवल पे, हर आधे हर एक किलोमीटर। आपको आंखों से दिख भी जाएंगी, जब आप कुंभ में करेंगे तो आपको रात को ऑपरेट होती हुई दिख जाएंगी। तो लोग तो आएंगे। आई थिंक एक तरीका है कि मैं लोगों को आने से रोक दूँ, एक बार लोगों को आने तो मैं मैनेजमेंट करूँगा। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे, और जो सरकार करती हुई दिख रही है अभी तक। बट खैर, इस पे तो तभी पता चलेगा जब कुंभ एंड होगा। देखिए, पिछली बार ऐसा होने के बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रियल सिचुएशन। बिल्कुल, 2019 की कुंभ के बाद ऐसी कोई भी एडवर्स रिपोर्ट नहीं आई, और वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन स्टडी कर रहे थे कि कोई पब्लिक हाइजीन और का कोई भी दिक्कत हुई हो, ऐसी रिपोर्ट नहीं आई 2019 के बाद। ओके, मुझे बताओ, नागा साधु क्या होते हैं एंड अघोरीज क्या होते हैं? ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं कुंभ। हाँ, मतलब ये दिखते हैं बहुत सारे। लेकिन नागा साधु शब्द बड़ा प्रचलित है ना। उनकी एक अपनी प्रथा है, उनकी अपनी रीतियाँ। देखिए, हमारे जितने सेक्ट हैं उनकी अपनी पूजा प्रणाली, शरीर को कैसे कठोर रखना है, उसकी योग की परंपरा, उसकी ध्यान की परंपरा, उसकी पूजा की परंपरा। उसमें एक नागा साधु, इसमें महिला नागा साधु भी है। नागा साधु एसोसिएट के रहते हैं कि वो लंगोट में रहते हैं, उनका शरीर इतना कठोर होता है कि वो गर्मी सर्दी को भी पार पा चुके हैं, है ना। वो आपको भस्म पहने हुए दिखेंगे, और वो एक सबसे बड़ा पब्लिक अट्रैक्शन बन जाते हैं कुंभ का, क्योंकि किसी की जटाएं बहुत लंबी हैं, किसी के नाखून बहुत लंबे हैं, किसी की बहुत दाढ़ी लंबी है, कुछ को बहुत हष्ट पुष्ट हैं, हाथ में भाला डमरू लेके घूम रहे हैं। तो वही है, वो नागा साधु जूने अखाड़े के साथ अटैच हैं सबसे ज़्यादा, और एक बड़ी फौज है। बल्कि ऐसे उदाहरण आते हैं कि ये नागा साधु जब मुगल आए, आक्रांता है, जो भी आक्रांता है, उनसे वॉर करने के रेफरेंस आते हैं। तो मतलब दिस ऑल्सो लाइक अ हिडन सेकेंड आर्मी ऑफ इंडिया, जो इसकी अब तो ज़रूरत नहीं है कि मॉडर्न वर्ल्ड में वी हैव आवर फॉर्मल आर्मीज। तो और इसका सबसे अच्छा दृश्य 2 बार दिखता है, जब ये सारे अखाड़े अपनी अपनी छावनी में प्रवेश करते हैं, अपने टेंट में प्रवेश करते हैं। इसको शाही स्नान, जिसको पेशवाई कहा जाता था पहले, अब उसका नाम शाही छावनी प्रवेश है। पहले उसको पेशवाई कहा जाता था, अब उसको छावनी प्रवेश कहा जाता है। मतलब पहली बार उनके महामंडलेश्वर, मतलब हेड ऑफ द अखाड़ा, उसके श्रीमंत, उसके जो बड़े बड़े साधु हैं, वो रथों में बैठ के, वो हाथियों में बैठ के, वो घोड़ों में बैठ के, वो डमरू करते हुए, वो डांस करते हुए, नृत्य करते हुए उद्घोष करते हैं, अपना गृह प्रवेश करते हैं कि मैं छावनी में एंटर कर रहा हूँ, हम 45 दिन रहेंगे, इस दिन प्रवचन होगा, इस दिन खाना मिलेगा, इस तरह से हम अपना कंडक्ट करेंगे। वो उद्घोष करते हुए जो घुसते हैं, वो देखने जैसा होता है, वो देखने जैसा होता है। क्यों करते हैं सर? वो उनका एक डिक्लेरेशन है कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। देखिए, भारत उत्सव का शहर है। आप रैशनल ढूंढेंगे तो आपको नहीं, ठीक है, आप चुपचाप आ जाओ, है ना। हम तो भाई हर चीज़ सड़क पे लेके आते हैं ना। एंड अघोरीज कौन होते हैं? देखिए, अघोरीज जो साधु आपको शमशानों पे मिलेंगे, जो तांत्रिक हैं, जो तंत्र की पूजा करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो आपको शमशानों के पास मिलेंगे, वो आपको तंत्र विद्या करते हुए मिलेंगे। तंत्र की अपनी साधना है। जैसे आदिनाथ योगी है, उन्होंने योग सूत्र दिए, उन्होंने तंत्र के सूत्र भी दिए, तो वो भी आपको मिलेंगे। जैसे ओशो कहते हैं ना कि भाई भगवान को प्राप्त करने के 200 तरीके हैं, आप अपना तरीका चुन कर लो। तो अघोड़ी का अपना तरीका है, नागा साधु का अपना तरीका है, जो तप करता है उसका अपना तरीका है। चिन्मय मिशन वाले का किताब पढ़ के, मैंने किताब भी लिखी है इसी पे, मास्टर क्लास विद योगी आदित्यनाथ और कुंभ मेला। मतलब इसमें क्या हो रहा है, योगी आदित्यनाथ ने कई जगह जाके सेशन लिए कुंभ से पहले। योगी आदित्यनाथ से बच्चे पूछ रहे हैं कुंभ क्या होता है, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो बच्चे योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ उसका जवाब दे रहे हैं। एंड हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक अक्षय वट, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है जी। क्या होता है वो? अक्षय वट एक वृक्ष है वहाँ पे। अब वो अकबर फोर्ट के अंदर में आता है ना। अकबर को बड़ा प्रेम था, उसने नाम इसका इलाहाबाद कर दिया, योगी जी ने उस नाम को रिट्रीव कर लिया, पुराना नाम हम प्रयागराज ही बोलते हैं। उसी के अंदर अक्षय वट आता है। हम बार बार कहते हैं 3 नदियों का संगम है, सुना होगा हमने, 3 नदियों का संगम है। तीसरी नदी कौन है भाई? गंगा है, जमुना है। तीसरी नदी कौन है? तीसरी सरस्वती की परिकल्पना है। और सरस्वती का अब तो सैटेलाइट इमेजिंग से, हाइड्रोलिक स्टडी से पता भी लगे कि सरस्वती हमारे भारत के लार्ज पार्ट में बहती थी। जो हमारी सभ्यता बहुत सारी सरस्वती के अराउंड बसी है, और वो सरस्वती अब ड्राइप हो गई। उसका जो उद्गम था वो अक्षय वट से था।
तो अभी भी उस अकबर फोर्ट के अंदर से होते हुए लोग अक्षयवट के दर्शन करते हैं। बल्कि अगर दर्शन वाली कोई सबसे बड़ी चीज़ है, 2 चीज़ें वहाँ, अक्षयवट और लेटे हुए हनुमान। लेटे हुए हनुमान क्योंकि हनुमान जी को आप हर समय किसी एक पोज में देखते हैं ना, एक वॉर पोज में देखते हैं, वहाँ पे वो लेटे हुए रिलैक्स्ड है, मतलब वो भी वहाँ के रिलैक्स हो जाते हैं। तो लेटे हुए हनुमान और ये जो आपने अक्षयवट बोला, ये जो पेड़ है अकबर फोर्ट के अंदर, इसको देखना वहाँ दर्शन जैसा है। इसकी डेट्स कैसे डिसाइड होती हैं? हाँ, ये बहुत सुंदर बात पूछी आपने। आपको याद है मैंने आपको पौराणिक स्टोरी सुनाई कि वो कुंभ का कलश, वो अमृत का कलश लेके देवताओं और असुरों के बीच में एक झगड़ा चल रहा है उसको ग्रैब करने का। ये 12 दिन तक चला। उनके 12 दिन, हमारे 12 साल, ऐसी परिकल्पना है। अगर इनको मैं नक्षत्रों की पोजीशन से नापूं तो ये जुपिटर, बृहस्पति की रिवोल्यूशंस पे है। वो सन के अराउंड, वो सूर्य के अराउंड जब रिवोल्यूशंस करता है, और उसमें भी जो चारों कुंभ है उनकी अलग अलग दशाओं में आता है। तो जब जुपिटर एरीज में एंटर होता है और सूरज और चंद्रमा कैप्रिकॉर्न मतलब मकर में एंटर होते हैं, तब प्रयाग का कुंभ आता है। वो कब पड़ता है? वो पड़ता है माघ के महीने में, जनवरी फरवरी में। जब जुपिटर मतलब बृहस्पति की ये दशा सिंह में लगती है, लियो में लगती है, तब उज्जैन और नासिक का कुंभ होता है। उनको हम सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। और सारे कुंभ अलग अलग समय पे होते हैं। जैसे हरिद्वार का कुंभ चैत्र में होता है, मार्च अप्रैल में, थोड़ी और ठंड से थोड़े और दूर रहता है। कोरोना के समय आया था, 2020 में आया था वो। त्र्यंबक नासिक का कुंभ होता है अगस्त सितंबर के आसपास पड़ता है, और उज्जैन का कुंभ वैशाख में होता है, वो अप्रैल मई में पड़ता है। तो नक्षत्रों की वो स्थिति जब होती है उन जगहों पे, तब ये 4 कुंभ पड़ते हैं। और मैं बार बार जब सोचता हूँ, मैं एस्टॉनिश होता हूँ कि इतनी स्पेसिफिक डेट पे बिना किसी इन्विटेशन पे लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते थे पहले। अब तो चलो सब कुछ कम्युनिकेटेड है, सबको पता है, लाखों करोड़ों इकट्ठे हो जाते थे, अपने कैंप लगा लेते थे। और आपको पता है कुंभ उस दिन नहीं आते हैं, आप ऑलमोस्ट जो अखाड़े हैं तो 2-2 महीने पहले से आ जाते हैं। आपको पूरी छावनी बनानी होती है, आपको अपना 45 डेज का स्टे बनाना है। इतने सारे साधु रह रहे हैं उसमें सरकार आपको पानी देगी, बिजली देगी, फूड सप्लाई होगा। तो उनके जो सेवक हैं, स्वयं सेवक हैं उनके, वो तो 2-2 महीने पहले आते हैं। उनके जो महामंडलेश्वर है, जो उनकी मेन टीम है, वो एंटर करती है और वो अपना छावनी प्रवेश, अपनी पेशवाई अंत के कुछ दिनों में करती है। तो ये तो एक बड़ा मैनेजमेंट पहले से शुरू हो जाता है इन तिथियों, इन नक्षत्रों की दशाओं के हिसाब से। एंड लेकिन आज जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई, उसके बाद एक और चीज़ हुई है कि कुंभ एक पॉलिटिकल इवेंट भी बन चुका है। तो कैसे कुंभ मेला रिलीजियस इवेंट से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया? देखिए, मेरे ख्याल से इस समय पॉलिटिकल थिंग, या इस समय की जो भी 24/7 पॉलिटिक्स है, मेरे ख्याल से कोई भी इवेंट पॉलिटिकल नहीं है, ऐसा नहीं बचा है। तो जैसे अखिलेश यादव ने क्या कमेंट करा कि भाई इतने सारे साधु आ रहे हैं, एक साधु को अपने साथ ले जाएं, यहाँ के साधु को अपने साथ ले जाएं, योगी आदित्यनाथ को अपने साथ ले जाएं। फिर उन्होंने कहा कि अरे नदी की स्ट्रीम्स 2 क्यों कर दी हैं, 3 क्यों कर दी हैं, जो भी मैनेजमेंट है उस पर वो टिप्पणी कर रहे हैं। बल्कि कल वो शायद हरिद्वार में गंगा स्नान करा और उन्होंने इतना डूबियस से डाला, लोगों ने सोचा कि वो महाकुंभ में स्नान करने गए। मुझे लगता नहीं, बल्कि ये भी मेरा प्रश्न है, क्या राहुल गांधी जाएंगे, क्या अखिलेश यादव कुंभ में स्नान करने जाएंगे, क्या प्रियंका गांधी? यार मुझे नहीं लगता। जिस तरह वो राम मंदिर नहीं गया अभी तक, 1 साल हो गया। लखनऊ से अयोध्या जाने में 2 घंटा लगता है, तो राम मंदिर नहीं गया आज तक, तो मुझे लगता है वो कुंभ जाएंगे। वो तो और लखनऊ से 4 घंटा लगता है, जो 2 घंटे वाली जगह नहीं गए तो 4 घंटे भी जाएंगे। और वहाँ जाएंगे मतलब आपने योगी के आतिथ्य को स्वीकार कर लिया, जो मेरे ख्याल से गलत बात है। मेरे ख्याल से आपके पॉडकास्ट से माध्यम से मेरा मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के अखिलेश यादव, काइंड्स ऑफ अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राहुल गांधी से विनती है, वो सब उत्तर प्रदेश के हैं, इस समय पे एक होस्ट की तरह बिहेव करें, मतलब वो नाराज फूफा की तरह इस समय बिहेव करें। लेकिन 2 चीज़ें, नेशनल सिक्योरिटी और इस तरह के लार्ज इवेंट्स, इसमें पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से पार्क कर देनी चाहिए हम लोगों को ना। बट इस समय लास्ट टाइम जब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था तब योगी जी गए थे। देखिए 2013 में वो तो एज ए सन्यासी जा ही रहे ना, वो तो जाते ही हैं, योगी जी तो जाते ही हैं एज ए सन्यासी, वो जाते ही जाते हैं। और तब अखिलेश जी गए थे? और VHP नहीं, 2013 में तो गए थे, वो 2013 में तो गए थे, उनका अपना कुंभ था, उनको जाना ही पड़ेगा ना, एज ए मतलब CM थे उस समय, वो गए थे उस समय। उनके नहाते हुए चित्र कोई मैंने नहीं देखे, क्या पता वो नहाए नहीं नहाए, लेकिन वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर तो वहाँ गए होंगे, अपना हाथ पाथ हिलाने तो गए होंगे। और योगी जी भी गए थे? योगी जी तो ऐसे अपने मठ की तरफ से गए थे ना, क्योंकि वो तो मैं कह रहा हूँ, वो तो जब 22 साल की उम्र से कुंभों में जा रहे हैं, सारे कुंभों में मल्टीपल बार गए हैं उनको तो। और देखिए कुंभ में ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारे देश की बहुत सारी बड़ी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई हैं। जैसे
स्वतंत्रता आंदोलन की फ्रीडम, हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी जो बड़ी मीटिंग है, बड़ी बैठकें हैं, वो कुंभ से शुरू हुई, किसी ना किसी कुंभ से शुरू हुई है। 1906 में BHU बनेगी, ऐसे बनेगी, वो मदन मोहन मालवीय उसको लीड करेंगे। 1906 में प्रयाग कुंभ में डिक्लेयर हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद, इसने बड़े बड़े आंदोलन करे। विश्व हिंदू परिषद हरिद्वार कुंभ में 1964 में डिक्लेयर हुई कि ऐसे बनेगी, ये संरचना होगी। बल्कि राम मंदिर के जो बड़े भाषण हैं, जो बड़ी प्लानिंग है, वो सारी कुंभ में होती है। आपको दीदी माँ रितंबरा का भाषण, देवरा बाबा का भाषण, अशोक सिंघल जी का भाषण, महंत अवैधनाथ जो योगी जी के गुरु थे। और कितनी सुंदर बात है कि राम मंदिर अब बन चुका है, जो यहीं से शुरू हुआ, मतलब पूरा एक सर्कल आ चुका है कि वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने राम मंदिर का मूवमेंट चला, राम मंदिर के मूवमेंट के मैनेजर थे एक तरह से अडवाणी जी के लिए, वो योगी आदित्यनाथ जो शिष्य थे महंत अवैधनाथ के, जो राम मंदिर की अधिकतर हर कमेटी के हेड थे। जो राम मंदिर उस कुंभ में प्लान हुआ, आज वो पर एक प्राइम मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर है, और कुंभ महाकुंभ आ रहा है राम मंदिर बनने के बाद। मेरे ख्याल से दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज नॉट अ संयोग, आई कॉल इट इज अ देव योग। तो हाँ, ये भी है। तो कुंभ में ये सब चीज़ें भी हुई हैं। On a little lighter note, tell me the craziest thing or the funniest thing which is about कुंभ मेला, यहाँ कुछ विटनेस करिए यहाँ जो होती है। हाँ, मतलब वो काफ़ी क्रेजी है और थोड़ी सी मतलब डेंजरस तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ऑन द वर्ज ऑफ डेंजर। क्या होता है, मैं हर बार वहाँ फेस्टिवल्स करता हूँ, और मैं 10 से 12 फोटोग्राफी फेस्टिवल कर रहा हूँ, तो सारे फोटोग्राफर्स आते हैं। तो हमने परमिशन ले ली सरकार से कि जब वो ब्रह्म मुहूर्त होगा, मौनी अमावस्या का, तो हमारे फोटोग्राफर्स एक पर्टिकुलर पोजीशन में आ जाएंगे, जिससे वो साधु को डायरेक्ट देख पाए। सब अपनी अपनी वो बड़ी बड़ी गन लेके आ गए। एक आध लड़के थोड़े और एंथु आ गए, वो उन्होंने कहा बाबा थोड़ा ऐसे, तो बाबा जी जा रहे थे सारे, हजारों लाखों बाबा आते हैं, तो बाबा जी ऐसे, तो उन्होंने फोटो लिया, है ना, बिल्कुल यहाँ ये और वहाँ पे नदी थोड़ी दूर ना, बाबा जी थोड़ा से, बाबा जी ऐसे, तो उसने वो थोड़ा इरिटेट हो गया, बाबा जी मूर्ख, और ऐसे धक्का दिया और उसको कैमरा के साथ गिरा वो छोटा सा बालक। मतलब उन्होंने कहा कि मैं फोटो देने नहीं आया यहाँ पे, एक आध थी कि आपने दे दिया, आप बाबा जी ऐसे और बाबा जी ऐसे, बाबा जी ऐसे। तो हम क्या कहते हैं, हम तो अपने सांसारिक फ्रेम से जाते हैं ना वहाँ पे, वो बेटे अपनी साधना करने गया, उसने एक आपको चलो गुड जेस्चर में, गुड विल में पोज दे दिया, लेकिन उन्होंने ताकत से मारा और वो पूरे दिन, उसको चोट तो नहीं लगी उस व्यक्ति को, कैमरा पानी में चला गया, कहीं लगता उसका वो था। खैर हमने वहाँ पे निकॉन ने कैंप लगाया था उसका, वहीं पर ठीक भी हो गया। लेकिन उन साधुओं से ना, देखिए आपको उनके लेवल पे, उनके स्तर पे बात करनी पड़ेगी। वो एक अलग आध्यात्मिक रेल में, आप अपनी सांसारिक एक कंटेंट क्रिएटर की उससे गए हैं। जैसे कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक साधु बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उसने कहा था आप तो बड़े पढ़े लिखे लगे, बात, हाँ मैं IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियर हूँ। तो इंटरव्यू करा IIT मुंबई एरोस्पेस, मतलब उसने कहा कि यार ये तो हम लोग हैं ना, ये लोग कैसे हो सकते हैं। हमारे यहाँ जो ना कि बाबा डम तो ऐसी बेकार सी चीज़ है। ये योगी आदित्यनाथ के साथ बैठा था, ये तो घंटी बजाने वाले बाबा, ये क्या, ये स्टेट चलाएंगे। वो 7-8 साल में पता लगा कि भाई घंटी वाले बाबा ने कईयों के घंटे बजा दिए। तो वो हमारा जो है ना कि भाई ऑरेंज पहना है, भगवा पहना है, ये तो मतलब कोई इंटेलेक्चुअली हाई नहीं हो सकता ना। तो कल वो इंटरव्यू में था, फिर एक बाबा से कल इंटरव्यू देख रहा था मैं कि आपने कब संन्यास लिया? बचपन से मतलब क्यों नहीं ले सकते भाई? आपको ओलंपिक में जाना है तो आप बचपन से सीखते हो ना, आपको तेंदुलकर बनना है तो बचपन से सीखते हो, आपको किसी चीज़ की पराकाष्ठा में पहुंचना है तो जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा बनोगे। तो ये जो मटीरियल वर्ल्ड की हमारी सेट प्रेजुडिसेस हैं, बायसेस हैं, वो जब इंटरेक्ट करती हैं सोशल वर्ड से, स्पिरिचुअल वर्ड से, तो उसमें जो मिसमैच होता है वो बड़ा क्रेजी है। देखिए हाँ, मैं एक छोटे प्रिकॉशन और बता दूँ, जो ट्रैवल कर रहे हो, जो मान लिया मुंबई महाराष्ट्र से कर रहा है, साउथ से कर रहा है, ठंड बहुत है भाई। अगर आप लोगों को ठंड की आदत ना हो तो बिल्कुल जाइए, अच्छी से जैकेट खरीद के जाइए, पहली बात। दूसरा जो मैंने बताया ना आपको, कि फिर से बता देता हूँ एक बार, जो 6 स्नान है 13 और 14, पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघ पूर्णिमा 12 फरवरी, खत्म होता है महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। उस दिन मत ट्रैवल करें। देखो उस दिन भी बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़े से सेफ प्लेयर हैं तो उस दिन मत ट्रैवल करें। उस दिन ट्रैफिक की रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाएंगे। आपको सामान, मतलब पहले आपको आधा किलोमीटर सामान चलना पड़ता है, या बिल्कुल आपके होटल, आपके कैंप के पास गाड़ी रुकती, अब वो 2 किलोमीटर दूर रुक जाएगी, 3 किलोमीटर दूर रुक जाएगी। तो उस दिन आप बच सकते हैं। बल्कि लोग तो उसका एक दिन पहले और एक दिन बाद भी बचते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग शहर में आते हैं ना, तो एक दिन में नहीं चले जाते, उनको जाते जाते 1-1.5-2 दिन लग जाते हैं। तो ये दिन अवॉइड कर सकते हैं। तो ठंड को अवॉइड करें और वो डेट्स में ट्रैवल अवॉइड करें, और वेबसाइट का पूरा यूज़ करें, kum.gov.in, उसका चैटबॉट, उसमें देखते रहें, पुलिस वालों से बात करें, जानकारी लेते रहें। बल्कि एक गूगल के साथ टाइप करके एक लोकेशन फाइंडर भी है, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ भी दिक्कत हुई कि मान लिया बोर्ड तो लगे, बहुत सारे बोर्ड मिस हो गया, मुझे जूना अखाड़ा जाना है तो मैप में तो आएगा नहीं, क्योंकि जूना अखाड़ा जहाँ पे है वहाँ पे तो नदी थी, वो तो बैंक है, नदी के बैंक में तो गूगल मैप चलता नहीं है। गूगल मैप वहाँ पर चलता है जहाँ पे व्हीकल्स चलते हैं, जहाँ पे आप पैदल भी चलते हैं वहाँ पे गूगल मैप्स नहीं चलते हैं। तो अब क्या, गूगल के साथ टाइप कर लिया है, और जो 100 बड़े इंस्टॉलेशंस हैं
वहाँ तक आप गूगल से जा सकते हैं। तो आपको मान लिया कोई, तो आप जैसे मान लिया जूना अखाड़ा जाना है, तो आप उनके व्यक्ति से पूछ लीजिए क्या मैप में है, तो आप जूना अखाड़ा चलिए, जूना अखाड़े से 2 राइट 2 लेफ्ट, तो गूगल का मैप भी वहाँ पे। बट इतनी भीड़ में फ़ोन चलता है ढंग से? फ़ोन चलता है। उन्होंने नेटवर्क सारी जितनी भी टेलीफोनी कंपनी है उनसे एक्स्ट्रा नेटवर्क, एक्स्ट्रा बैंडविड्थ, एक्स्ट्रा पोल ले रखे। थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मेरी रोज़ लोगों से बात हो रही है। मैं क्योंकि इवेंट्स कर रहा हूँ तो मेरे वॉलंटियर्स ग्राउंड पे हैं, मेरी डोल मारती है, एक फ़ोन नहीं लगता, अगले फ़ोन में लग जाता है, कभी व्हाट्सएप कॉल लग जाता है, कभी टेलीफोनी कॉल लग जाता है, तो वो दिक्कत नहीं है। बल्कि सरकार ने बहुत सारे वाईफाई जोन्स भी क्रिएट करे हैं, तो वहाँ जाके आपको वाईफाई भी मिल जाएगा, फ्री वाईफाई मिल जाएगा, उसके पासवर्ड भी कहीं डिक्लेयर लिखे हुए, तो वो व्यवस्था भी है। परफेक्ट, वेल दैट सम्स अप ऑलमोस्ट ऑल माय क्वेश्चंस। मज़ा आया। एंड में आप क्या बोलना चाहोगे जो लोग इतना सुनने के बाद भी कन्विंस नहीं हुए कि नहीं जाना है? यार मैं तो कह रहा हूँ, जस्ट अगर आपको कोई भी बहुत ही नई चीज़ देखनी है, ऐसे कहते हैं ना, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उस कैटेगरी में बहुत बड़ी प्यारी बकेट लिस्ट आइटम है ना। और अगर बिल्कुल फिर भी नहीं जा रहे हो तो ये पॉडकास्ट सुनो, और किताब तो ऑथर बेच ही सकता है अपनी। मास्टर क्लास विद योगेंद्रनाथ और कुंभ। एक और प्यारी चीज़ कर सकते हैं, वो जो चैटबॉट बताया ना मैंने, जब आप वेबसाइट खोलेंगे kumbh.gov.in की, उसकी राइट साइड में लैपटॉप में खोलें अच्छी खेलेगी। सुना चाइना पाकिस्तान से बड़े अटैक हो रहे हैं, ऑफिसर्स बता रहे थे, तो वेबसाइट को उनको बहुत बार फिल्टर्स लगाने पड़ रहे हैं, लेयर्स लगानी पड़ रही हैं। लैपटॉप पे खोलेंगे अच्छे से खुलती है, राइट साइड में चैट बॉट है, उसे खोलेंगे ना तो एक सेल्फी का है, तो जैसे अपनी फोटो खींचेंगे तो कुंभ के बैकड्रॉप में इम्पोज करके आपकी फोटो दे देगा वो, तो देखने में बड़ी सुंदर लगती है। आप घर बैठे बैठे कुंभ में अपनी फोटो खिंचा लेंगे, तो कम से कम वो फोटो खींच के तो इस महाकुंभ में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाले ही डालें। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट वाज प्लेजर हैविंग यू अगेन। लेकिन आपको आना पड़ेगा, मजा आया, आपको आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। आपको अब 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, प्लीज़ इस चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 2, हमें कमेंट्स में बताओ कि और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ताकि हम उनके एक्सपर्ट्स एंड गेस्ट लेके आएँ एंड आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताएं। एंड नंबर 3, ये एपिसोड अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें इस एपिसोड से कुछ नया जानने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इनफ होती है किसी को नए नज़रिए से दुनिया दिखाने के लिए, एंड एक कॉन्वर्सेशन आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। तो प्लीज़ किसी ना किसी के साथ ज़रूर शेयर करो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।